हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 और कक्षा 7 इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आपको प्ले लिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी दोस्तों। और एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल विषय पर भी हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आपको प्ले लिस्ट में वो भी सारी वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल पर आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक सभी विषयों की एनसीईआरटी पुस्तकों की वीडियोज़ मिलेंगी दोस्तों। तो बनी रही हमारी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल पर दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 भूगोल विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 8 अध्याय कंप्लीट कर लिए। ये हमारा 9वां अध्याय है दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। अध्याय 9, रेगिस्तान में जीवन। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या है इसमें आगे। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशु एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने अध्याय 5 में अगर पढ़ा है तो दोस्तों अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो जाकर प्लीज़ दोस्तों अध्याय 5 को देखिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ एनसीईआरटी पुस्तकों की ये खासियत है दोस्तों कि एक अध्याय दूसरे अध्याय से लिंक रहता है। ठीक है दोस्तों, तो क्रम से पढ़ना सबसे बेहतर तरीका है एनसीईआरटी को पढ़ने का। ठीक है, तो देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्य के लिए जल ही जीवन है। वैसे भी दोस्तों हम इंसान के लिए जल ही जीवन होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे कह रहे हैं कि कोई भी पादक हो या जीव जंतु हो दोस्तों, बिना पानी के रहना उसका लगभग नामुमकिन होता है दोस्तों। ये आप जानते ही है ना। बहुत सी पशु होते हैं वो पानी की कम मात्रा की मतलब कम मात्रा में ही जीवित रह सकते हैं। बहुत सी ऐसी पादक पेड़ पौधे हैं जो कम मात्रा में ही जी सकती हैं, यानी कि उन्हें भी पानी की ज़रूरत पड़ती है लेकिन कम। किसी को तो बिल्कुल ना के बराबर पड़ती है, लेकिन पड़ती है ना। तो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। जहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशी को चराने के लिए घास न हो एवं फसलों को उगाने के लिए जल न हो, ऐसे स्थानों पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन होगा। ठीक है दोस्तों, तो कठिन होता ही है दोस्तों, है ना, आप सभी जानते हैं। आगे कह रहे हैं कि अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं दोस्तों। तो हम इस अध्याय में किसके बारे में पढ़ेंगे, तो ऐसे स्थानों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पर लोग बिना पानी के कष्टकारी जीवन जीना सीख चुके हैं। मतलब मुसीबत में भी जीना आ गया है उन लोगों को, है ना। बिना पानी की, बिना सुविधाओं की जीना सीख चुके हैं दोस्तों, है ना। तो हमें उनके बारे में पढ़ना है ना। आगे देखते हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र है दोस्तों। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होता है दोस्तों। क्या कह रहे हैं, इन क्षेत्रों में कम वर्षा कम होती है, विरल वनस्पति होती है। विरल वनस्पति यानी कि दूर दूर पर छोटी छोटी जो पेड़ पौधे होते हैं वो ही उगते हैं काफ़ी दूर दूर तक। ठीक है दोस्तों, मतलब घनी मतलब पेड़ पौधे नहीं होते। ठीक है दोस्तों, और क्या कह रहे हैं, चरम तापमान मतलब बहुत उच्च लेवल का होता है दोस्तों। उच्च लेवल का ऐसे नहीं कह सकते कि 2500 डिग्री है, 500 डिग्री, 400 डिग्री, 100 डिग्री, ऐसे नहीं। मतलब काफ़ी नॉर्मल जो इलाके होते हैं जैसे हमारे आसपास क्षेत्र में होते हैं, उन तापमानों से लगभग दुगने के बराबर, है ना। और भी अधिक दोस्तों हो सकता है तापमान। ठीक है, मतलब हमारे सामान्य मनुष्य के जीने के तापमान के लगभग दुगने के बराबर होता है तापमान, है ना। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे नहीं कि मतलब 200, 250, 300 डिग्री तापमान होता है, 2000, 4000, 5000 डिग्री नहीं। ये तो बहुत अधिक हो जाएगा। ये तो दोस्तों वहाँ पे तो फिर मिट्टी ही झुलस जाएगी, है ना। मिट्टी भी मतलब पिघल जाएगी, है ना। तो ये है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडी हो सकती है। क्या कह रहे हैं, तापमान के आधार पर रेगिस्तानों का ठंडा गर्म होना संभव है। ठीक है, ये इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि इन स्थानों में जहाँ पर थोड़ा बहुत जल अगर कहीं होता है, झीलों में, तालाबों में, या झरने वगैरह होती हैं, या कहीं नदियाँ होती हैं। इन स्थानों पर भी नदियाँ होती हैं रेगिस्तानों में, आपने देखा होगा। तालाब भी होते हैं, छोटी मोटी झीलें भी होती हैं, है ना। तो उनकी आसपास लोग क्या करते हैं, तो बस जाते हैं, रहने लगते हैं ना। खेती बाड़ी करते हैं और भी अपने जीवन यापन करने की जो भी सुविधाएं हैं वो मतलब व्यतीत करती है ना। मतलब सुविधाएं नहीं, मतलब वो जल से उसकी आपूर्ति कर लेते हैं ना। और उसी ताल या पानी जल के स्रोत के जल के स्रोत के पास वो रहना अपने लिए
अच्छा समझते हैं ना। समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं इसमें? कहने का तात्पर्य ये है, जैसे कि इन स्थानों पर जहाँ पर जितनी भी मतलब जितनी भी जो रेगिस्तान टाइप की क्षेत्र होती हैं, मरुस्थल होती हैं, शीत मरुस्थल होते हैं और जो गर्म मरुस्थल होती हैं, इनके आसपास अगर कहीं छोटी मोटी झील है, छोटी मोटी तो नहीं काफ़ी बड़ी भी होती हैं, तो जो झीलें हैं, तालाब हैं, झरने हैं, नदियाँ हैं, उनके आसपास लोग रहते हैं और उन्हें उन्हीं के आसपास खेती बाड़ी करते हैं। आप ऐसे समझ गए होंगे, बाकी आप समझदार हैं ही दोस्तों, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं गर्म रेगिस्तान सहारा, सहारा रेगिस्तान को देखते हैं, ये कहाँ का है तो अफ्रीका का है, ठीक है दोस्तों। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए, विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए, यहाँ का ही मानचित्र है दोस्तों, तो नहीं है, आगे होगा उसको देखेंगे, ठीक है। देखिए, उत्तरी अफ्रीका की बड़ी भूभाग पर फैली सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। जो उत्तरी अफ्रीका है दोस्तों, उसकी बड़ी भूभाग पर एक रेगिस्तान है जिसको सहारा रेगिस्तान कहते हैं, उसको देखना है, उसको उसको पता लगाना है, ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों, ये जो सहारा रेगिस्तान है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने क्षेत्र में फैला हुआ है तो 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि लगभग 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि ये कहाँ इसका क्षेत्रफल, ये रेगिस्तान का क्षेत्रफल कहाँ कितना है। देखिए, हमारे भारत के क्षेत्रफल से भी लगभग 3 गुने के बराबर मान रहे हैं, यहाँ पे लगभग 3 गुने के बराबर है, ठीक है दोस्तों। और देखिए वर्ग किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। तो सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। कह रहे हैं ये जो सहारा रेगिस्तान है अफ्रीका का, कितने देशों से घिरा हुआ है तो 11 देशों से। अब 11 देश कौन कौन से, तो इनके बारे में देखते हैं। अल्जीरिया, ठीक है दोस्तों, अल्जीरिया, चाड, ठीक है दोस्तों, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया एवं पश्चिमी सहारा। अब देखिए गिनती है दोस्तों, एक बार इसको गिनकर देखते हैं। अल्जीरिया 1, चाड 2, मिस्र 3, लीबिया 4, माली 5, मौरितानिया 6, मोरक्को 7, नाइजर 8, सूडान 9, ट्यूनीशिया 10, पश्चिमी सहारा 11। तो ये दोस्तों 11 हुए हैं। यहाँ क्या वो बोल रहे थे, हाँ 11 हो गए, ठीक है, ये 11 देश है। आगे देखते हैं, रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, जैसे ही आप कोई बोलता है रेगिस्तान, तो आपके दिमाग में क्या आता है, सबसे पहले आएगा, आंखें बंद कीजिए तो रेगिस्तान के बारे में सोचिए, तो क्या होगा, हमेशा रेत ही दिमाग में आता है। लेकिन इसके भी आप इसके बारे में भी आप देख सकते हैं, आगे क्या कह रहे हैं कि रेगिस्तान का ही चित्र बनता है ना। परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन यहाँ बजरी के और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ रेत ही नहीं है दोस्तों, यहाँ पर रेत के अलावा क्या क्या है तो बजरी के बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ठीक है दोस्तों, जो खुली हैं जैसे कि मतलब पहाड़ टाइप की, ठीक है दोस्तों। और उत्थित पठार भी हैं दोस्तों, बड़ी बड़ी पठार हैं दोस्तों, है ना। तो हमारे भारत से 3 गुना है दोस्तों, तो आप अनुमान लगा, लगभग 3 गुना, लगभग कहेंगे क्योंकि प्रॉपर 3 गुना नहीं है, ठीक है, लगभग 3 गुना है दोस्तों। लगभग 3 गुने से थोड़ा कम है, लेकिन उसको एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 3 गुना ही है, ठीक है। हाँ, फिर भी आप आप आंकड़ों को हमेशा याद रखें, है ना। तो आगे देख रहे हैं क्या कह रहे हैं, ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2,500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। ये जो बोल रहे हैं ना, ये जो चट्टानें हैं रेत की, बजरी की, है ना, तो ये चट्टानें कितनी ऊंची हैं, देखिए इनकी बता रहे हैं 2,500 मीटर ऊंची से भी अधिक ऊंची है दोस्तों, है ना। तो ये है पठार हैं दोस्तों, तो पठार ऊंचे ही होते हैं अक्सर, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, ये देखिए इनके बारे में यहाँ ये दिखाया जा रहा है। सहारा रेगिस्तान दोस्तों इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। सहारा रेगिस्तान का कोई छोटा सा दृश्य ले लिया इन्होंने और यह दिखा रहे हैं। ये ऐसी भी चट्टानें हैं दोस्तों, यहाँ ऐसी भी चट्टानें हैं, ये रेत भी है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया। आगे कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं, इसको देखते हैं,
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज सहारा रेगिस्तान एक समय में आज आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था दोस्तों। क्या कह रहे हैं, देखिए कितना अचंभे वाला बात है दोस्तों। आज का जो सहारा रेगिस्तान है दोस्तों, किसी समय पहले ये क्या था, तो हरा भरा मैदान था दोस्तों, पूरी तरह से हरा भरा मैदान था। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं कि सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ नदियाँ तथा मगर पाई जाती थी दोस्तों। देखिए कितना आश्चर्यजनक बात है दोस्तों। यहाँ की ये सहारा रेगिस्तान में गुफाएं भी हैं दोस्तों, जो बड़ी बड़ी ये चट्टानें हैं दोस्तों, ये ऐसी ये इन चट्टानों में गुफाएं भी हैं दोस्तों, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो सहारा रेगिस्तान की जो गुफाओं से प्राप्त जो चित्र है, वहाँ से चित्रों से प्राप्त होता है कि यहाँ नदियाँ और मगर पाए जाते थे दोस्तों। देखिए अब अचानक यहाँ पे मतलब ऐसा क्या हो गया कि ये नदियाँ सूख गई, मगर वगैरह ये जीव जंतु खत्म हो गए और यहाँ सब रेगिस्तान और चट्टानें ही बची हैं। क्या वजह हो सकती है, तो इसके बारे में आगे देखते हैं क्या है। मगर पाए जाते थे हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भीड़ तथा पशु एवं बकरियां सामान्य जानवर थे दोस्तों। यहाँ पर ये हाथी, जिराफ, शुतुरमुर्ग, शेर, चीता, सॉरी हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भीड़, पशु एवं बकरियां सामान्य जानवर थे यहाँ पे। मतलब ये सब जीव जंतु यहाँ पाए जाते थे। और भी जीव जंतु हो सकते हैं यहाँ पे जो साक्ष्य पाए गए हैं या मतलब खोजे गए होंगे, तो उनकी हड्डियाँ, कंकाल वगैरह पाए गए होंगे, है ना। तो ये या उनकी या गुफाओं में चित्र मिले मिले होंगे उनके, है ना। तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं कि सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ की जलवायु परिवर्तन ने इसे इतना परंतु यहाँ की जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया दोस्तों। ये जलवायु में जो परिवर्तन हुआ, उसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, तो ये जो यहाँ की जो जीव जंतु होंगे, ये पलायन कर गए होंगे, हो सकता है मर गए हों, है ना। हो सकता है कि वहाँ उनको किसी शिकारियों द्वारा उनका शिकार कर लिया गया हो सकता है कि जो अफ्रीका के ट्राइब्स हैं ना, उन्होंने उनको मतलब हाँ उनके द्वारा शिकार कर लिया गया हो, है ना, ये बोल रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि वो जो वहाँ के रेगिस्तान है उसमें दब गए हों, दब कर मर गए हों, है ना। और भी मतलब जलवायु परिवर्तन का और भी किसी प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है। आप भी कुछ सोचिए दोस्तों, है ना, और इसमें कमेंट में बताइए। ठीक है, जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म और शुष्क बना दिया। ठीक है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के कारण ये सब हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये है, ये सहारा, ये अफ्रीका है दोस्तों, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट को इंग्लिश में हम हिंदी में महाद्वीप कहते हो, इंग्लिश में कॉन्टिनेंट ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बता दिया, क्यों आप लोग जानते होंगे फिर भी मैंने बताया, क्योंकि शायद मेरा भाई बंधु कोई नहीं जानता हो ना। तो ये मेरा मतलब दोस्तों हमेशा यही मतलब रहता है कि कोई भी बात आपसे स्किप ना हो, और आप जानने की आप जानते हैं फिर भी मैं बताता हूँ। उसकी वजह ये कि शायद जो कोई मेरा भाई बंधु और भी कोई दिख रहा हो, तो उसको शायद ना मालूम हो, तो उसको पता चल जाए, है ना। और कमेंट वगैरह मैं हर बार इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग कमेंट में लिखने के लिए कहीं से कोई चीज़ सर्च करेंगे, तो उसके सहारे आप दोस्तों एक चीज़ सर्च करेंगे तो प्रॉपर आप उस पर तो फोकस करेंगे नहीं, कुछ और भी चीज़ें देखते हैं, तो उसके सहारे आपका थोड़ा बहुत एक दो मतलब क्वेश्चन वैसे ही आपको याद हो जाती है ना। और और भी वजह होती है ना। आगे देखते हैं, तो ये एशिया, इसके इधर एशिया है दोस्तों, इसके ये इधर ये पूरा अफ्रीका के बारे में, अफ्रीका महाद्वीप में सहारा। ठीक है, अफ्रीका मरुस्थल स्थल, ये देखिए हल्का गुलाबी सा है ये दोस्तों, हल्का गुलाबी, मतलब बहुत लाइट गुलाबी है दोस्तों। तो ये मटमैला भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, सॉयल कलर का। तो ये मतलब पूरा सहारा रेगिस्तान है दोस्तों। इसके आसपास देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दो से जो देश है दोस्तों, मौरितानिया है, पश्चिमी सहारा है, मोरक्को है, ट्यूनीशिया है दोस्तों, है ना। ये भूमध्य सागर है दोस्तों इधर, है ना। और ये इरिटी इरिट्रिया है दोस्तों, सूडान है दोस्तों, चाड है, नाइजर है, माली है दोस्तों, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया। तो ये अल्जीरिया और लीबिया और मिस्र, और ये नाइजर, और ये चाड, ये माली, ये मौरितानिया, ये पश्चिमी सहारा, ये सूडान, ये दोस्तों ये लगभग किसी किसी देश का तो लगभग 50 से 60% हिस्सा इसी में मतलब सहारा रेगिस्तान में ही है, और किसी का तो पूरा, ये देखिए लीबिया पूरा पड़ा हुआ है, मिस्र पूरा इसी में पड़ा हुआ है दोस्तों, है ना। और अल्जीरिया देखिए ये पूरा रेगिस्तानी है। ठीक है, तो ये पश्चिमी सहारा देखिए पूरा ही है। ये मोरक्को थोड़ा बचा हुआ है, मोरक्को मतलब नहीं है ना। ठीक है, तो ये हालांकि अब ये देश भी ये विकसित हो गए हैं अपने में, यहाँ की मतलब
संसाधन लोग बाग उपयोग करना सीख गए दोस्तों, तो उन्होंने उन संसाधनों का व्यापार किया और ये यहाँ पे जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उनका व्यापार कर कर के ये लोग विकसित हो गए हैं ना। तो ये विकसित सभ्यताएं भी हो गई हैं अब दोस्तों, काफ़ी मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट होने लगा है और यहाँ के लोग काफ़ी अब पढ़े लिखे भी होने लगे हैं, काफ़ी समझदार भी होने लगी है ना। तो ये यहाँ पर भी आधुनिक फैसिलिटीज़ जो हैं, आधुनिक सुविधाएं हैं दोस्तों लोगों को प्राप्त होने लगी हैं ना। आगे देखिए ये अफ्रीका का यहाँ तक भी है, देखिए ये इधर भी है, सोमाली गणराज्य है दोस्तों, है ना। ये इरिट्रिया है दोस्तों, इसका भी कुछ क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। तो ये लाल सागर के आसपास का क्षेत्र है कुछ, और इधर भी है कुछ नहीं है, ये सारा विकसित है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जंगल होंगे, सहारा रेगिस्तान, रेगिस्तान के अलावा यहाँ पे अफ्रीका में जंगल भी काफ़ी हैं और बहुत सी पुरानी सभ्यताएं हैं दोस्तों अफ्रीका से ही खोजी गई हैं। कहने का मतलब ये है कि इसको मतलब सभ्यताओं का देश कहा जा सकता है दोस्तों, है ना, कहते भी हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सी ऐसी ऐसी साक्ष्य मिले हैं कि उनसे सिद्ध होता है कि सबसे पहले लोग यहीं रहते थे, है ना। आगे आप पढ़ेंगे दोस्तों तो आप अच्छे से जानकारियाँ मिलेंगी आपको। यहाँ पे काफ़ी घने जंगल भी हैं दोस्तों, रेगिस्तान है, बर्फीले बर्फ यहाँ नहीं पड़ती, सॉरी। यहाँ पे मतलब वैसे भी घास के मैदान है दोस्तों, यहाँ बड़ी बड़ी विशाल जीव जंतु भी पाए जाते हैं जो और कहीं नहीं पाए जाती दोस्तों, है ना। आपको आगे मिलेगा दोस्तों ये सब जानकारी। अब देखिए एक बात और यहाँ पे देखिए आपको बताना थोड़ा मैं भूल रहा था, इसलिए मैंने देख लिया, अचानक याद आ गई। ये दोस्तों ये कर्क रेखा अफ्रीका से निकली हुई है, कहाँ से, तो अफ्रीका की दक्षिणी छोर से कर्क रेखा निकली हुई है, ठीक है दोस्तों। और देखिए ये सहारा रेगिस्तान से ये सॉरी ये मकर रेखा निकली है ये दोस्तों, मैंने बाई मिस्टेक बोल दिया करके इसको, सॉरी। तो ये मकर रेखा दोस्तों अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्र से निकली हुई है, ठीक है दोस्तों। और ये कर्क रेखा है दोस्तों, ये सहारा रेगिस्तान से निकली हुई है, ठीक है दोस्तों। किन किन देशों से निकली हुई है, तो देखिए मिस्र है, लीबिया है, और ये अल्जीरिया है, पश्चिमी सहारा है, मौरितानिया है दोस्तों, और माली है दोस्तों, माली भी होगा, ये कहीं पड़ता है थोड़ा, मतलब पड़ता होगा बीच में, ठीक है दोस्तों। नाइजीरिया शायद नहीं है, नाइजीरिया नहीं है, उसके ऊपर है थोड़ा, इसमें प्रॉपर दिखाया नहीं गया है, ठीक है, इसलिए। तो इतने देशों से निकली है, ठीक है। कर्क रेखा अफ्रीका की मतलब उत्तरी क्षेत्र से निकली हुई है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से इतना सीखा। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ इधर ये इसको देखते हैं, उसके बाद जलवायु पर आते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इधर जलवायु है, सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो जो 1922 में जो इस क्षेत्र में तापमान त्रिपोली में तापमान ज्ञात किया गया था, तो 57.7 डिग्री, ठीक है दोस्तों, सेल्सियस, ठीक है दोस्तों। ये त्रिपोली कहाँ है, तो यहाँ पर दिया गया है क्या, इरिटेरिया बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, तो त्रिपोली है यहाँ पे लीबिया के दक्षिण भाग में दोस्तों, यहाँ की बात चल रही है। तो ये सहारा लिखा है, जो सहारा मरुस्थल लिखा है दोस्तों, ये बीचों बीच में, तो यहाँ लगभग होगा ये मरु स्थल, जो स्थल लिखा है इसके आसपास, ये लीबिया में यहाँ कहीं होगा, आधा आधा साय और थाय इस क्षेत्र में कहीं होगा, या मरु के आसपास कहीं होगा यानी कि लीबिया में ही, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे वो त्रिपोली है एक जगह, तो त्रिपोली का सबसे ज़्यादा तापमान 1922 में ज्ञात किया गया था दोस्तों, कितना, 57.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों। अब आप ये समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम आते हैं कहाँ पे, तो जलवायु पे, ठीक है दोस्तों। जलवायु को देखते हैं। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है, क्या कह रहे हैं, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है, ठीक है। क्यों होगी, तो यहाँ पर मतलब सीधी कर्क रेखा पड़ती है दोस्तों, दिख रहे हैं, कर्क रेखा सीधी हुई उसी के ऊपर से निकल रही है, तो स्वाभाविक है कि इतनी गर्मी होगी ना। आपने देखा था कि अभी दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं, देखिए कर्क रेखा जिन क्षेत्रों से गुजरती है वो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और ठीक है, तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो ये यहाँ पर अधिक तापमान पैदा करती हैं, ठीक है दोस्तों। तो
इस वजह से यहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है। और ये देखिए ये और इसकी वजह ये भी है कि ये सीधी लीबिया के बीचों बीच से निकल रही है, लगभग लीबिया के दक्षिणी सिरे पर, ठीक है दोस्तों। मतलब इधर ही मैंने आधा सा और था बता रहे हैं इधर इस क्षेत्र में, तो यहीं त्रिपोली है दोस्तों। और ये बीचों बीच में भी, यहाँ इस रेगिस्तान का लगभग बीचों बीच स्थल है दोस्तों, लगभग बीचों बीच कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अधिक गर्मी इसीलिए पड़ती है, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि अत्यधिक जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकालीन के लिए होती है। कह रहे हैं कि यहाँ ये जो क्षेत्र है दोस्तों, सहारा रेगिस्तान का क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, जो वर्षा ऋतु भी होती है दोस्तों अल्पकालीन, बहुत छोटे टाइम के लिए, कुछ महीने, मतलब कुछ दिन मान सकते हैं, महीने तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, कुछ दिन के लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है दोस्तों। कह रहे हैं कि यहाँ की जो बादल होते हैं, आकाश जो साफ होता है, निर्मल बोल रहे हैं, निर्मल यानी कि बादल रहित और निर्मल होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ बादल बिल्कुल साफ होते हैं, कहीं मतलब कोई बादल नहीं बनता है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत बारिश हो जाए ना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आगे कह रहे हैं यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। क्या कह रहे हैं, जो यहाँ पर इन क्षेत्रों में नमी होती है, संचित नहीं होती, संचित यानी कि इकट्ठी नहीं होती। नमी अगर इकट्ठी होगी तो बादल भी बनेंगे दोस्तों, नहीं, यहाँ पे बादल बनते ही नहीं है ना। यहाँ नमी संचित होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है, तेजी से वाष्पित हो जाती है, यानी कि नमी, वो जो भी नमी बनती भी है थोड़ी बहुत, अगर वर्षा होती है या झील वगैरह है यहाँ पे, उनमें अगर थोड़ी बहुत नमी बनती है उनकी वजह से, तो क्या होता है, जल्दी से वाष्पित हो जाती है, यानी कि वाष्प में बदल जाती है, और वाष्प में बदल कर वो ऑक्सीजन में, वहाँ की हवा में मतलब मिश्रित हो जाती होगी, और अधिक तापमान की वजह से वो हवा में मिल जाती होगी, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा है, यानी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे मतलब वर्षा की कोई आसार दिखते ही नहीं है ना। जब वाष्प नहीं बनेगी, है ना, बादल नहीं बनेंगे, तो कहाँ से वर्षा होगी, है ना। आगे कह रहे हैं दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। क्या कह रहे हैं, दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं, इतने गर्म होते हैं कि विश्वास भी नहीं किया जा सकता कि यहाँ इतने दिन गर्म होते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आगे कह रहे हैं दिन के समय तापमान लगभग 50 डिग्री से सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। कह रहे हैं कि लगभग तापमान यहाँ पे लगभग 50 डिग्री से ऊपर भी पहुंच जाता है। यहाँ मैंने लगभग लगाना उचित समझा है दोस्तों, क्योंकि प्रॉपर ये नहीं होता, हो सकता है 48 डिग्री भी हो जाए, 49 हो जाए, 51 हो जाए दोस्तों, है ना। तो उससे सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है ना। आगे कह रहे हैं जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। जिससे क्या होता है दोस्तों, जब तापमान लगभग 50 डिग्री से ऊपर पहुंचेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे रेत जो है ना, रेत अत्यधिक गर्म हो जाएगा, क्योंकि रेत तो वैसे ही हीट से गर्म जल्दी हो जाता है ना। तो रेत और नग्न चट्टानें, जो चट्टानें, खुली चट्टानें होती हैं, नग्न चट्टानें, तो वो अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। उन्हें छूने से भी हमारा हाथ जलने लगता है, मतलब जलने लगता है, ऐसा नहीं कि जैसे किसी आग पर हाथ रख दे, ऐसा नहीं, मतलब काफ़ी बहुत हीट महसूस होती है, ठीक है। और रेत पर पैदल चलना तो लगभग मुश्किल होता है, लगभग मुश्किल यानी कि बहुत मुश्किल, लगभग असंभव कह सकते हैं दोस्तों, असंभव के कुछ पास, है ना। आप सोचो 50 डिग्री तापमान के किसी स्थान पर या रेत पर या चट्टान पर हम पैर या हाथ रखेंगे तो क्या होगा, जलेंगे ना, नहीं जलेंगी, तो मतलब रखने में बहुत दिक्कतें आएंगी, मुश्किल होगा, ठीक है। वो बात है, बाकी कुछ नहीं है। आगे देखिए, यहाँ आगे क्या कह रहे हैं, इसके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, जब गर्मी किसी स्थान पर अधिक गर्मी पड़ती है तो उसका तापमान, जो चट्टानें हैं, रेत है, वो उसको परावर्तित करती हैं, है ना, परावर्तित यानी कि उस उन किरणों, जो ताप की गर्मी को, हीट को फैलाती हैं, परावर्तित करती हैं। आप परावर्तन का नियम दोस्तों पढ़ेंगे आगे भौतिक विज्ञान में, ठीक है दोस्तों। उसकी भी हम वीडियो जल्दी ही लाने वाले हैं, क्योंकि हमें ये पहले दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये और साइंस, इसको कंप्लीट करने के बाद हम सॉरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी और साइंस, तो साइंस पर इसके बाद आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमें 2 विषय कंप्लीट करना है, पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी, उसके बाद हम साइंस पर आएंगे, उसके बाद हम फिर अन्य विषय, ठीक है दोस्तों। मतलब हमें क्रम से चलना है, क्योंकि हमें दोस्तों ऐसी नहीं, खिचड़ी नहीं पकानी, खिचड़ी पकाएंगे तो हमारे भाई में बंधु एक तरह से मतलब भटक जाएंगे, है ना। हमें ये नहीं चाहिए दोस्तों, हमें वीडियो हमारी भले ही मतलब कम देखी जाए, भले ही थोड़ी लेट हो जाए, लेकिन हमें कुछ ऐसा नहीं करना कि हमारे भाई बंधुओं को दिक्कत आए, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, सब कुछ गर्म हो जाता है, किससे गर्म होता है, तो
इसका तापमान विकिरित होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। आगे कह रहे हैं रातें अत्यधिक ठंडी हो जाती हैं। ठंडी क्यों होंगी? क्योंकि जो दिन में अगर तापमान तापमान बढ़ा तो वो मतलब चट्टानें गर्म होंगी, रेत जो गर्म है वो गर्म होगा। ठीक है, धीरे धीरे जब शाम हो ढलेगी तो वो उसका सब हीट का परावर्तन हो जाता है। दोस्तों आप जानते हैं परावर्तन का नियम आगे पढ़ेंगे। परावर्तन के नियम में कुछ नहीं होता दोस्तों, ये होता है जैसे कि किसी चीज़ पर कोई भी मतलब जैसे कि आप मान के चलिए किसी चीज़ पर हीट पड़ती है, जैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह मतलब वापस उसी दिशा में लौटने लगती हैं। मतलब लगभग ऐसे फैलती हैं 60 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, ऐसी मतलब इन दिशाओं में फैलने लगती हैं। ठीक है, तो यही होता है, ये परावर्तन का नियम होता है। अक्सर ये मतलब चट्टानों पर, रेत पर, मतलब ऐसी चीज़ों पर होता है। ठीक है, और कांच पर ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, परावर्तन का नियम हीरे पर अधिक मतलब प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हीरे है जो चमकने वाले हीरे क्यों चमकते हैं? परावर्तन के प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है वो, है ना। तो वही थोड़ा नियम यहाँ पे लागू होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उसको हीट को परावर्तित कर रहा है दोस्तों चट्टान और रेत। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है, क्या? हीरा, इसीलिए हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, आगे यहाँ देखते हैं, अपने मुद्दे पर आते हैं, क्या कह रहे हैं। तो रातें अत्यधिक ठंडी हो जाती है, क्यों होती है? कि वो पूरी तरह से हीट को परावर्तित कर दिया जाता है रेत और चट्टानों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो धीरे धीरे रातों में गर्मी, बहुत अधिक सर्दी पड़ने लगती है। ऐसा नहीं कि मतलब गर्मी ही पड़ती होगी, नहीं, परावर्तन कर दिया जाता है तापमान, और फिर हमें वहाँ पे अत्यधिक ठंडी लगती है। रात में दोस्तों वैसे भी रेत ठंडा होने लगता है। ठीक है दोस्तों, और चट्टानें भी ठंडी हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दोस्तों देखिए रेगिस्तानों में भी 0 डिग्री तापमान पहुंच जाता है। दोस्तों आप क्या समझ रहे हैं? अगर आपको ये बात मालूम थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम थी तो आज आप सुनकर आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, है ना। तो ये हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है दोस्तों रात के लगभग 12 से 4 बजे की, सुबह 4 बजे तक ऐसा होता होगा। जैसे कि लगभग चट्टानों को भी तो प्रकाश वो हीट का परावर्तन करने में टाइम लगता होगा, और फिर धीरे धीरे ठंडा होने में टाइम लगता होगा। ठीक है, तो ये हो गया। इधर आगे देखिए वनस्पति जात एवं प्राणी जात। ये प्राणी जात और वनस्पति जात का तात्पर्य ये है दोस्तों, यानी कि इनमें सारी वनस्पतियाँ आ गई और इनमें सारे प्राणी आ गए, है ना। ठीक है, जात की बात कर रहे हैं ना। आगे कह रहे हैं सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। ये दोस्तों ये प्रमुख यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं दोस्तों, वो क्या है? कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेसिया। तो कैक्टस आपने देखा नहीं होगा, तो अभी मतलब मैं उसको बताता हूँ क्या होता है जी। दोस्तों नागफनी होती है, जो नागफनी, जैसे कि उस पर मतलब ऐसी गोल आकार का पत्ती टाइप का होता है दोस्तों। तो जैसे गद्दी जैसा होता है, गद्दी जैसा मोटा होता है दोस्तों। ठीक है, और हाथ की गद्दी जैसा। ठीक है, और मतलब बिल्कुल आकार उसका ऐसा होता है गोल। ठीक है दोस्तों, और उसमें कांटे होते हैं, छोटी कांटे होते हैं, तो वो, और उसी में वो उसमें सीधी सीधी मोटी मोटी टहनियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें पत्ती नहीं होती दोस्तों, होते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं। ठीक है, तो उसे कैक्टस बोलते हैं। और खजूर तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, खजूर नारियल के पेड़ जैसा होता है, उसमें छोटे छोटे खजूर लगती हैं। किस खजूर के आकार लगभग आपने देखा हो, खाया भी होगा वैसे तो। ठीक है, तो वो छोटी छोटी खजूर होती है। और एकेसिया एक पेड़ होता है दोस्तों, ये भी मतलब थोड़ा मतलब ऐसे होते हैं जो इनमें भी कांटे होते हैं दोस्तों, और ये मतलब हमारे उपयोग में नहीं लिया जा सकता। बस उसमें भी तो मतलब कम पत्ते भी नहीं होते, लगभग बिल्कुल, बहुत होते भी बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं। ये ठीक है दोस्तों, एकेसिया आपने देखा होगा तो ठीक है, अगर नहीं देखा तो आप उसके यूट्यूब पे जाए, सॉरी गूगल पे जाइए, और उसको मतलब वहाँ से एकेसिया लिख दीजिए, आपको उसका दिख जाएगा चित्र, है ना। अब यहाँ दिए गए होंगे चित्र तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। अगर नहीं दिखाए गए तो उसके लिए सॉरी दोस्तों, है ना। अब देखिए ये दिखाया गया है कुछ, ये शायद ये खजूर के पेड़ हैं दोस्तों। ये देखिए कैक्टस है, और ये इसमें शायद एकेसिया भी होगा कहीं, मैंने तो देखा नहीं है, उसका क्या करें। ठीक है, तो ये सहारा रेगिस्तान में मरुधान है दोस्तों। ठीक है, मरुधान यानी कि मरुस्थल है। ठीक है, ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं कि पाए जाते हैं यहाँ कुछ स्थानों पर मरुधान खजूर के पेड़ों से घिरा हरित द्वीप पाया जाता है। क्या है? तो मरुधान दोस्तों उसे बोलते हैं एक उद्यान का रूप मान लीजिए। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि
बंजर उद्यान दोस्तों, ठीक है, बंजर उद्यान, लेकिन वहाँ पेड़ भी पाए जाते हैं, खजूर है, कैक्टस है, एकेसिया है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं इधर, ये देखिए ऊंट, लकड़भग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां या प्रजातियां की बात है, एवं छिपकलियां यहाँ की प्रमुख जीव जंतु हैं। देखिए ऊंट तो दोस्तों रेगिस्तान का जहाज ही कहलाता है, आपने सुना ही होगा काफ़ी बार, ठीक है दोस्तों। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और लकड़बग्गा दोस्तों आप जानते ही हैं, ये भी मतलब ऐसी दुर्गम स्थानों पर रहने की लायक बन चुका है दोस्तों, ठीक है। सियार भी आप जानते हैं दोस्तों, इसको भी मतलब ऐसे स्थानों पर रहने के लिए उपयुक्त मतलब बन चुका है, ये भी, इसका भी मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, ये भी इन स्थानों पर रहने की लायक खुद को बना चुके हैं, ठीक है, ऐसे समझ रहे होंगे आप। लोमड़ी है, बिच्छू है, बिच्छू तो दोस्तों कहीं पर भी रह सकते हैं, ये मरुस्थली बिच्छू होते हैं दोस्तों, ये थोड़े अधिक मतलब ऐसे कह सकते हैं कि थोड़े ज़्यादा जहरीली मान सकते हैं इनको आप। वैसे जहरीली तो सवाना की और अमेजोन के जंगलों में भी पाई जाती हैं दोस्तों, ठीक है, हमारे भारत में भी पाई जाती हैं जहरीली बिच्छू, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये थोड़ी अलग प्रजाति होती है दोस्तों, ये रेगिस्तानी प्रजाति की बारे में बात चल रही है, ठीक है दोस्तों। सांपों की विभिन्न जातियाँ दोस्तों, सांप भी यहाँ पे विभिन्न प्रकार की पाई जाती है, जो बिना पानी के रह सकते हैं दोस्तों, है ना। छिपकलियों की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं, छिपकलियाँ, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये जितने भी यहाँ जो जीव जंतु बताए जा रहे हैं, ऊँट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की प्रजातियाँ और छिपकलियाँ, ये दोस्तों ये क्या है, ये कम पानी वाले क्षेत्रों में मतलब खुद को मतलब जीने लायक बना चुकी है, ठीक है दोस्तों। इसलिए ये इनकी मतलब क्वालिटी थोड़ी अन्य इन्हीं की अन्य प्रजातियों से अलग है दोस्तों, है ना। आप समझ रहे होंगे क्या कहना है। अब आगे देखती है यहाँ क्या कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं वैज्ञानिकों को यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं, आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं दोस्तों। मछलियों के कंकाल मिले हैं, तो आपने अगर थोड़ा ध्यान दिया हो तो देखिए यहाँ पर ऊपर बोल रहे थे कि यहाँ पे नदियाँ भी थी, मगरमच्छ भी पाए गए थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ की गुफाओं में, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल स्वाभाविक है, मछलियाँ भी होंगी जब नदियाँ थी दोस्तों, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ की जलवायु परिवर्तन, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन हुआ, उसके कारण ये शुष्क हो गया दोस्तों, है ना। तो ये ठीक है। आगे कह रहे हैं कि लोग, यहाँ के लोगों के बारे में देखते हैं, ठीक है। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं दोस्तों। देखिए क्या कह रहे हैं कि यहाँ की कष्टकारी जलवायु यानी बहुत कष्टदायक जलवायु है, यहाँ पे कष्ट बहुत उठानी पड़ती है, यहाँ के लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है लोगों को, तब वो जाकर यहाँ पे रह पाते हैं। कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं दोस्तों, निवास करते हैं मतलब रहते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में यानी कि अन्य प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनमें भाग लेते हैं, ठीक है। अपनी वो संस्कृति उनकी कुछ अलग प्रकार की होगी, उसमें भी भाग लेते हैं दोस्तों। और उनकी त्योहार मेले वगैरह कुछ अलग प्रकार की होती होंगी, उनमें भाग लेते होंगे, ठीक है दोस्तों। और भी जो कुछ भी उनके कार्य हों उनमें भाग लेते हैं ना। हर प्रकार के लोगों की अलग अपनी अपनी संस्कृतियाँ होती हैं, ठीक है, आप जानते ही है। आगे कह रहे हैं इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। अब दोस्तों ये क्या है, तो ये मुझे भी नहीं पता, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा दोस्तों क्या है। तो शायद ये इनके त्योहार या संस्कृतियों के कोई नाम है दोस्तों, या हो सकता है ये दोस्तों ये यहाँ की ट्राइब्स हों दोस्तों, है ना। ये ट्राइब्स मैंने यहाँ की आदिवासी लोग हों, है ना, जनजाति हों, है ना। आगे देखते हैं चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं दोस्तों। यहाँ जो जनजाति है दोस्तों, चल जाति दोस्तों उनको कहते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं, किसी एक स्थान पर नियमित रूप से नहीं रहते, ठीक है दोस्तों। मतलब वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्थान बदलते रहते हैं, ठीक है, आप समझ चुके होंगे। आगे कह रहे हैं और ये लोग क्या पालते हैं, तो क्या क्या कौन कौन से पशु पालते हैं, तो दोस्तों बकरियां हैं, भेड़ हैं, ऊंट हैं, घोड़े हैं, इनको पालते हैं दोस्तों। ये पशुधन है उन लोगों का। और ये भेड़, बकरियां, ऊंट, घोड़े ये भी दोस्तों ऐसे हैं कि अन्य स्थानों पर रहने लायक नहीं, मतलब कहने का सॉरी अन्य स्थानों पर भी रह सकते हैं, लेकिन ये रेगिस्तानी इलाकों में रहने के लिए पूरी तरह से अनुकूल हैं दोस्तों, है ना। क्योंकि ये देखिए यहाँ की भेड़, बकरियाँ, ऊँट तो वैसे भी कम पानी पीता है, एक दिन में अगर आज पानी पी लिया तो 8 दिन तक वो लगभग बिना पानी पी रह सकता है ना।
और भेड़ बकरियाँ भी कुछ कुछ ऐसी ही ढल जाती हैं माहौल में, ठीक है दोस्तों। यहाँ के घोड़े भी कुछ ऐसे ही होंगे, ठीक है। आगे कह रहे हैं इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है दोस्तों। देखिए भेड़ बकरियों से तो दूध मिलता ही है, ठीक है। आप जानते हैं ऊँट का भी दूध यूज करते हैं ये लोग, मतलब, ठीक है। और घुड़नी, मतलब जो घोड़ी होती है दोस्तों, घुड़नी नहीं, सॉरी घोड़ी का दूध भी लगभग ये मतलब उपयोग करते होंगे, ठीक है। आगे कह रहे हैं इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं दोस्तों। देखिए क्या क्या वो उनका उपयोग कर लेते हैं। जैसे कोई भेड़ या बकरी, कोई ऊँट या घोड़ी घोड़ा कोई भी मर जाता है दोस्तों, तो उनकी ये चमड़ी का भी उपयोग कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। उसका क्या करते हैं, तो पेटियाँ बना लेते हैं छोटी छोटी, मतलब पेटी टाइप की, जैसे घर में मतलब कुछ उपयोग के लिए, ठीक है। जूते बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब काफ़ी मतलब विकसित हो चुके ही हैं दोस्तों, है ना। और पानी की बोतल, उसको सिल कर या किसी प्रकार से, मतलब धागे वगैरह से किसी भी प्रकार से बोतल बना लेते होंगे, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं एवं चमड़ा प्राप्त करते हैं, चमड़ी का कुछ और उपयोग करते होंगे दोस्तों। यहाँ व्यापार भी करते हो सकता है ऐसा भी, ठीक है। काफ़ी विकसित हो चुके हैं और आज भी वो मतलब व्यापार के माध्यम से अपने आप को आधुनिक समाज से मतलब जोड़ रहे हैं ना, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है दोस्तों। ये देखिए ये पशुओं की बालों का भी उपयोग करते हैं दोस्तों ये। तो बालों का क्या क्या करते हैं, तो चटाई बनाते हैं, कालीन बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, कंबल बनाते हैं दोस्तों, है ना। तो ये सब आगे क्या कह रहे हैं कि धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, भारी भारी वस्त्र पहनते हैं। भारी वस्त्र क्यों पहनेंगे तो दोस्तों, अब ऐसा तो है नहीं है कि भारी वस्त्र पहनेंगे तो यहाँ इनको गर्मी लगेगी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिन में दोस्तों ये लोग बिना कपड़ों की घूमती होंगी, है ना। और रात में जैसा कि आपको बताया ही था कि दोस्तों 0 डिग्री तक तापमान चला जाता है ना। तो रातों में वो उनको सर्दियाँ तो लगती होगी जब 0 डिग्री तापमान जाएगा तो वहाँ पर भी दोस्तों ये सॉरी हाँ 0 डिग्री तापमान में ये क्या करते होंगे, सर्दी लगती होगी तो भारी भारी वस्त्र पहनती हैं दोस्तों, ताकि सर्दी से खुद को बचाया जा सके, है ना। तो ये सब करती हैं। और धूल भरी आंधियाँ तो आती ही रहती हैं, जब लहरें आती हैं, हवा की बड़ी बड़ी झोंके आती हैं, बड़ी बड़ी आंधियाँ तूफान से इन क्षेत्रों में भी आते हैं। तो ये मतलब उनसे भी खुद को बचा लेते हैं। और फिर सबसे बड़ी वजह है दोस्तों ये मौसम में, मतलब कि किसी भी मतलब क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र के लोगों को वहाँ पर रहने के लिए खुद को ढाल ही लेना पड़ता है दोस्तों, क्या करें। ठीक है, आगे कह रहे हैं सहारा में मरुधान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है दोस्तों। क्या कह रहे हैं, सहारा में मरुधान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है, ठीक है दोस्तों। तो जो मरुधान है दोस्तों, वो जो खजूर वगैरह के पेड़ हैं दोस्तों, कैक्टस के पेड़ हैं दोस्तों, तो उन पेड़ों की छाए में दोस्तों ये अपने आप को मतलब छोटे मोटे घर वगैरह बना लेते होंगे, ठीक है दोस्तों। और गुफाएं भी बनाते होंगे, शायद ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। तो वहाँ पे रह सकती हैं। और क्योंकि पेड़ पौधे तो है नहीं है, धूप में कहाँ बैठी रहेंगी, है ना। तो मरुधान में ही रहती होंगी। मतलब मरुधान ऐसा होता है, काफ़ी लंबा क्षेत्र होता है, चौड़ा बाग सा होता होगा, बहुत लंबा लंबा, बड़े बड़े। तो वहाँ पे छोटे छोटे जो कुछ भी पेड़ हैं वहाँ पे जो कुछ भी उगती हैं उनकी छाई तो रहती ही होगी ना। तो उसमें ये रहती हैं दोस्तों। और आगे कह रहे हैं कि नील घाटी, मिस्र में नील घाटी जो मिस्र नदी है दोस्तों, सॉरी मिस्र में नील नदी है दोस्तों, उसकी उसकी आसपास के क्षेत्र में ये लोग रहते हैं दोस्तों, ठीक है। और उपजाऊ क्षेत्र भी है तो वहाँ पे फसल भी करते होंगे दोस्तों, क्योंकि नील नदियों के किनारे हमेशा ही सभ्यता पाई जाती है दोस्तों। और हमेशा से इतिहास में सभ्यता नदियों के किनारे ही पनपी है ना। आपको मतलब पिछले अध्यायों में पढ़ाया गया है, अगर नहीं पढ़ा तो आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी हिस्ट्री में आप देख सकते हैं, ठीक है। और भी अन्य प्रकार की एनसीईआरटीओ में दिया गया है पिछले अध्यायों में, ठीक है। तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं दोस्तों। क्या है, जब मरुधान है दोस्तों, मरुधानों में तो खजूर के पेड़ पाई वैसे ही उगती हैं दोस्तों। और नील घाटी में दोस्तों क्या है, तो वहाँ पर भी जो जल की जो उपलब्धता है उनको होती है, ठीक है दोस्तों। जल नदी का जल वो उपयोग करती है, किसके लिए उपयोग करती हैं, तो खजूर के पेड़ है, कैक्टस वगैरह। कैक्टस तो कोई उपयोग करता ही नहीं है, खजूर के पेड़ उगाती है, उसको ही खाती पीती होंगे दोस्तों, है ना। आगे कह रहे हैं कि यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। देखिए दोस्तों चावल भी उगाना सीख गए दोस्तों वो लोग। तो बिल्कुल दोस्तों धीरे धीरे वो
विकसित होते गए ना, और वो परिचित होते गए दोस्तों इन चीज़ों से, इन फसलों से। आखिर खाएंगे क्या, तो उन्होंने देखा तो अच्छा लगा, खाया होगा शुरुआत में किसी ने पहली बार। ठीक है, तो ये चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम सेम दोस्तों, ये फली जो बेल वो होती है ना, हम भी खाते हैं सेम की फलियाँ। ठीक है, तो ये भी मतलब इनमें क्या है, मतलब बीज जैसी निकलती हैं, आपने खाया होगा, क्या बताना। ठीक है, तो वो आगे कह रहे हैं, मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है दोस्तों। कपास में देखिए दोस्तों, वैसे भी कंपनी की ज़रूरत पड़ती है, या यूँ कहें कि यहाँ की कपास में शायद कम कंपनी की ज़रूरत पड़ती हो, है ना। वैसे कपास में नॉर्मल पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं कि कम पानी की ज़रूरत है, लेकिन इन क्षेत्रों में तो पड़ती है, क्योंकि यहाँ वैसे भी कम पानी की कमी है, और शायद ये कपास को अलग किस्म का हो, तो वो वजह हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कहाँ का कपास, तो मिस्र में उगाया जाने वाला कपास है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे आप देखते हैं क्या है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पादन का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। क्या कह रहे हैं कि तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाली इस उत्पादन का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। जो जो तेल दोस्तों, डीजल, पेट्रोलियम दोस्तों, गैस जो है ना, जो डीजल है, पेट्रोल है, और भी जो पूरा पेट्रोलियम के बारे में बात कर रहे हैं। जो पेट्रोलियम में दोस्तों, जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, उनमें केवल ऐसा ही नहीं होता कि पेट्रोल ही निकलता हो, नहीं। जो डीजल से लेकर, कैरोसिन से लेकर, मिट्टी का तेल जो होता है ना, उससे लेकर डीजल, पेट्रोल, हवाई और ग्लिसरीन वगैरह हैं। और दोस्तों, जो हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज़ों में जो ईंधन उपयोग होता है, वो यानी कि बहुत ही विभिन्न प्रकार के जो तरल पदार्थ होते हैं निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, केवल पेट्रोल ही नहीं निकलता। पेट्रोलियम का तात्पर्य ये है कि जो पेट्रोल से रिलेटेड जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, वो सब उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो हाँ यहाँ पर थी, रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं दोस्तों। तो ये इन क्षेत्रों में काफ़ी अब खुदाई के माध्यम से पता भी पड़ रहा है कि इन क्षेत्रों में जो पेट्रोलियम पदार्थ निकल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनकी पूरी दुनिया में वैसी भी मांग है दोस्तों, है ना। तो अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र और सहारा रेगिस्तानों में अब परिवर्तन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तेल पाए जाने लगी है दोस्तों। ठीक है, तो इसकी वजह से ये इन क्षेत्रों में अब लोग इनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, और ये सब चल रहा है दोस्तों, है ना। और बहुत से लोग कुएं के मालिक बन बैठे हैं, तो वो आज अरबपति, करोड़पति दोस्तों, और उनकी कुएं चल रहे हैं, तो वो अरबपति क्या, खरबपति भी कह सकते हैं उनको। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या है। ऐसा है, ऐसा ही है दोस्तों, क्या करें। हर जगह गरीब है, हर जगह अमीर है दोस्तों, क्या करें। तो जिसका सिक्का चल जाता है तो वो अमीर हो जाता है, जिसने शुरुआत में दबदबा अपना कायम कर लिया वो अमीर हो गया, और जो शुरुआत से मतलब हमेशा से दबाया जाता है वो गरीब ही रहता है। अब जो दोस्तों वही बात है कि यहाँ जो खोज हो रही है, जो कुएँ खोदे जा रहे होंगी तेल की, तो हो सकता है उन पर सभी का अधिकार होगा, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि वो किसी एक इंसान का, या 10-20 इंसानों का ही, या कुछ 10% लोगों का ही उन पर अधिकार हो, नहीं, सभी का अधिकार है। लेकिन नहीं, किसी पर 10% का अधिकार है, किसी पर 5% का अधिकार है, किसी पर 1-2 ही का अधिकार है दोस्तों। तो ये होता है, क्या करें। अगर उसका पूरा हिसाब से वितरण किया जाए तो वहाँ पे कोई गरीबी नहीं बचेगा। गरीबी नहीं बचेगा तो दोस्तों फिर तेल के कारखानों में कौन काम करेगा, कौन ट्रक वगैरह चलाकर उन ट्रकों को भर भर कर दूसरों जगह भेजेगा, कौन और अन्य काम करेगा, कौन वहाँ पे मजदूरी करेगा, कौन घर बनाएगा, कौन क्या करेगा। तो मतलब हर जगह गरीब है, हर जगह का एक नियम है दोस्तों, गरीब भी है और अमीर भी है दोस्तों। ठीक है, आगे हमें अपनी इस पर आना है, बाकी तो आप सब जानते ही हैं, समझदार हैं दोस्तों, है ना। गरीब अमीर के बारे में तो क्या क्या मतलब थ्योरी लिखी गई है, बड़ी बड़ी वैज्ञानिकों ने, बड़ी बड़ी दार्शनिकों ने लिखा है, क्या करें। ठीक है, आगे देखते हैं। इन क्षेत्रों में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस एवं मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है दोस्तों। तो कह रहे हैं कि इन क्षेत्रों में डीजल, पेट्रोलियम के अलावा खनिज पदार्थ भी है दोस्तों, जैसे लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम। यूरेनियम दोस्तों सबसे कीमती धातु होती है दोस्तों, धरती पर आज तक की सबसे कीमती धातु है दोस्तों यूरेनियम। वैसे और भी हैं, इससे भी कीमती धातु हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन सोने से भी महंगी बताई जाती है दोस्तों यूरेनियम, ये काफ़ी महंगी धातु होती है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए।
कि और भी धातुएं हैं जो तो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए हम उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते। यूरेनियम काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, ऐसा भी नहीं कि बहुत अधिक मात्रा में, लेकिन काफ़ी अन्य धातुओं से ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे करें। हालांकि ये मतलब काफ़ी कीमती धातु है, तो मतलब इसका उपयोग परमाणु संयंत्रों में किया जाता है, तो और भी मतलब जो खोज वगैरह होती है उनमें किया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिकों के उपयोग में ये लाई जाने वाली धातु है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्या कह रहे हैं। सहारा की संस्कृति जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है दोस्तों। सहारा रेगिस्तान है दोस्तों, उसकी जो संस्कृतियाँ हैं वहाँ की, उन संस्कृतियों में वहाँ के लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है। आगे क्या कह रहे हैं, आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियां वाले भवन तथा ऊंटों की प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं दोस्तों। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो उस समय पहले छोटी छोटी मस्जिदें होती थी, आज वो मस्जिदों में बड़ी बड़ी विशाल मतलब गुम्बद टाइप की बनाई जा रही है। बहुत ही विशाल टाइप की मंदिर मस्जिदें बनाई जा रही हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ अक्सर आप देखेंगे कि अफ्रीकी देशों में मुस्लिम समुदाय काफ़ी अधिक मात्रा में निवास करते हैं दोस्तों, और भी है दोस्तों, क्रिश्चियन भी हैं दोस्तों। ठीक है, तो मस्जिदों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हो सकता है कि जिस क्षेत्र के बारे में ये बता रहे हैं उस क्षेत्र में मस्जिदें हों। ठीक है, और वैसे भी उन क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय ज़्यादा निवास करता है, इसलिए उनके बारे में चर्चा की जा रही है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। और कह रहे हैं किसी समय ऊँट जिस रास्ते पर जाते थे, ऊँटों की जगह आज विशाल सुपर महामार्ग बन गए हैं, या हाईवे वगैरह बन गए हैं, विशाल बड़ी बड़ी हाईवे बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, तो कोई वही दोस्तों परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, वो उन पर अधिक धन संपदा आने लगी है दोस्तों, है ना, वो पैसे वाले होते जा रहे हैं, इसलिए वो हाईवे वगैरह बना रहे हैं। अब तेल वगैरह कुएं खोदे जा रहे हैं, तो क्या होगा, तो कुएं जब खोदेंगे तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट भी होगा तेल का, एक दूसरे स्थान पर आवागमन भी होगा, है ना, वाहनों से। ठीक है दोस्तों, तो उसकी वजह से यहाँ पे महामार्ग बनाना जरूरी भी है उनके लिए, व्यापार के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे थे हम, है ना। नगर के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं दोस्तों। क्या कह रहे हैं, नगर के व्यापार में ऊँटों का स्थान क्या ले रहे हैं, ट्रक ले रहे हैं। और तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं दोस्तों। जो तुआरेग लोग हैं दोस्तों, जो ट्राइब्स थे किसी समय, तो वो अब क्या कर रहे हैं, तो पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक बन रहे हैं। उन क्षेत्रों में जो टूरिस्ट लोग जाती हैं, जो पर्यटक लोग जाते हैं, तो उनके लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। वो उनको घुमाते हुए हैं दोस्तों, कि मतलब आइए देखिए हमारा अफ्रीका घूमिए दोस्तों, है ना। तो उनके लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं, यानी टूरिस्ट गाइड का काम कर रहे हैं, टूरिस्ट गाइड का काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कह रहे हैं, आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं। तो जो वो चलजाती जीवन के लोग थे दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी जीवन यापन के लिए आते जाते रहते थे, है ना। तो वो आज क्या कह रहे हैं, तो शहरी जीवन जी रहे हैं दोस्तों। तो यानी कि विकास हो रहा है ना, डेवलपमेंट वहाँ पर किस लिए हो रहा है, तो वही खनिज पदार्थों का, और जो डीजल पेट्रोलियम की जो खुदाई हुई उसकी वजह से। ठीक है दोस्तों, वो खनिज पदार्थ भी प्राप्त हुए दोस्तों, तेल के कुएं पाए गए हैं दोस्तों। ठीक है, और जो अन्य वहाँ पर जो सामान पैदा होता है दोस्तों, खजूर वगैरह है, और वहाँ पे जो खनिज पदार्थ मतलब जो खाद्यान्न वगैरह होती है, उनकी वजह से उनका व्यापार भी होने लगा। यानी कि जब ये लोग अब व्यापारी और बिजनेसमैन बन गए दोस्तों। ठीक है, और क्या कहते हैं, जो धंधे रोजगार में भी मतलब शामिल होने लगे, तो दोस्तों और नौकरी भी करने लगे वहाँ पर हर प्रकार की। फिर जब कोई देश बनता है, तो वहाँ पर फिर सेना की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो सेना में भी भर्ती होने लगी। तो यानी कि पूरी तरह से हम जैसे लोगों की तरह जीवन यापन करने लगे। किसी समय वो चलवासी जीवन जीते थे। ठीक है दोस्तों, ट्राइब्स थे दोस्तों, तो वो ठीक है, तो धीरे धीरे उनका भी विकास होने लगा, वो शहरी जीवन जीने लगे। आप समझ गए क्या कहना चाहते हैं, मैं कितनी डिटेल में समझाता हूँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि हमारा भाई बंधु कोई भी किसी भी चीज़ को स्किप ना कर जाए, है ना। आगे कह रहे हैं, जहाँ भी तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं, तो ढूंढते ही हैं दोस्तों, शहरों की ओर आकर्षित होने लगे। अब वो क्या करने लगे, तो तेल कारखानों में नौकरी ढूंढने लगे दोस्तों। आगे देखते हैं ये क्या कह रहे हैं, क्या आप जानते हैं, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है, तो वहाँ गर्त बन जाता है दोस्तों। आप देखिए, जब रेत होता है किसी जगह स्थान पर,
तो इकट्ठा होता है, तो वो अगर वो हवा आएगी, हवा के झोंकों से उड़कर वो क्या हो जाता है, तो वहाँ गर्त बन जाता है। गर्त क्या होता है दोस्तों, एक चट्टान ऐसी बन जाती है दोस्तों, या यूँ कहें कि ढेर, जैसे भूसा का ढेर होता है दोस्तों, ठीक है, ऐसा ढेर बन जाता है, रेत का ढेर बन जाता है, ठीक है। तो वहाँ गर्त बन जाता है, जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है। कह रहे हैं कि जहाँ गर्त से भूमिगत जल सतह पर आ जाता है। फिर मान के चलिए दोस्तों, किसी स्थान पर क्या हुआ, जैसे कि मतलब किसी जगह से रेत धीरे धीरे हटता गया, तो वहाँ पे जल है अगर उस जगह पे नीचे, तो वो ऊपर आ जाता है। फिर अगर मतलब वहाँ खुदाई की जाती है तो जल ऊपर ही आ जाता है ना। तो कम खुदाई से जल मतलब प्राप्त किया जा सकता है ज़मीन से, ठीक है दोस्तों। या ऐसा भी हो जाता है कि जैसे कि बारिश हुई, ठीक है, तो उस जगह पे जहाँ पे गड्ढे से पड़ जाते हैं, वहाँ पानी भर गया, तो धीरे धीरे वो भरा रहा अगर लंबे समय तक, फिर बारिश हुई, फिर भी भरा रहा, तो छोटी छोटी झीलें भी बन जाती हैं दोस्तों, ये भी स्वाभाविक है। आगे कह रहे हैं, जहाँ मरुधान बनते हैं, भूमिगत जल की सतह पर आ जाता है, जहाँ मरुधान बनते हैं। मरुधान यानी कि वही जैसे कि खजूर के पेड़ हैं और कैक्टस वगैरह है, और वहाँ छोटी छोटी जो भी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, वो वहाँ उगाती हैं, ठीक है दोस्तों। और छोटी मोटी, जैसे मैंने थोड़ी बड़ी बारिश हुई छोटी मोटी, थोड़ी 1-2 दिन के लिए, या 2-4 दिन के लिए, या 6-7 दिन के लिए, 10-12 दिन के लिए, जितने भी दिन के लिए होती है बारिश, तो बारिश से उनको हरियाली, थोड़ी बहुत पानी की पूर्ति हो जाती है। फिर कम मात्रा में जो पैदा होने वाले पेड़ पौधे हैं वो उगाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं, मरुधान बनते हैं, ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं दोस्तों। ये जो क्षेत्र बता रहे हैं, ये उपजाऊ क्षेत्र है। अब दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि छोटे क्षेत्र हो तो 1-2 बीघा में होता हो, ये नहीं, ये कई किलोमीटरों में होता है दोस्तों। ये सब ये एक्टिविटी बता रहे हैं ना, ये कई किलोमीटरों के क्षेत्र में होती है दोस्तों, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं, ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनमें इनके आसपास निवास करने लगते हैं दोस्तों। ये निवास करते हैं, क्यों करेंगे कि वहाँ उन्हें मतलब अन्य स्थानों की तुलना में वहाँ अच्छा महसूस होने लगा, वहाँ पे उनको रहने की उपयुक्त जगह बन गई दोस्तों, है ना। आगे कह रहे हैं कि निवास करती हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाती हैं दोस्तों। क्या करती हैं, तो जब वहाँ रहेंगी तो दोस्तों वो खजूर के पेड़, बीज होंगे उनके पास, या कहीं से प्राप्त कर लिए, या बीन कर उन्होंने वो इकट्ठा की, वो खजूर के बीज बो दिए, उनकी खेती की, है ना, पेड़ बो उगाए वो दोस्तों, और फिर खेती भी करने लगी दोस्तों, है ना। ऐसे ही तो हम लोगों ने किया होगा किसी समय पहले, वहाँ थोड़ा लेट हुआ है ये सब कार्यक्रम, ठीक है दोस्तों। सब पे ठीक है। अब एक बात थोड़ी याद आई दोस्तों, तो हम उसको बता ही देते हैं दोस्तों। दुनिया में सबसे पहले जो महाद्वीप की बात चल रही है, दुनिया में सबसे पहले जो महाद्वीप विकसित हुआ है वो दोस्तों यूरोप महाद्वीप है दोस्तों। आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। दुनिया में सबसे पहले विकसित महाद्वीप कौन सा था दोस्तों? 7 महाद्वीप हैं दोस्तों, आपको बताया था। तो सबसे विकसित महाद्वीप, सबसे पहले जो विकास, जिस महाद्वीप ने विकास किया, इस महाद्वीप पे लोगों ने विकास किया, डेवलपमेंट हुआ जिन लोगों का, वो यूरोप महाद्वीप था दोस्तों, ठीक है। यूरोप में भी मतलब काफ़ी छोटी छोटी आज भी ट्राइब्स पाई जाती हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन सबसे पहले विकास करने वाला महाद्वीप यूरोप है दोस्तों। और सबसे कम यानी सबसे लेट विकास करने वाला महाद्वीप है दोस्तों, तो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है दोस्तों। आप ये याद रखें, ठीक है दोस्तों। सबसे बाद में और सबसे धीमी गति से विकास करने वाला महाद्वीप अफ्रीका है। आज भी अफ्रीका में दोस्तों ट्राइब्स हैं सबसे ज़्यादा, और आज भी वहाँ लोग मतलब ऐसे रहते हैं जैसे कि इतिहास में सबसे पहले रहते थे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, आप इस तरह से समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और आज भी देखिए, अफ्रीका के लोगों की जीवन स्तर को देखा जाए तो सबसे मतलब निम्न स्तर का माना जाता है दोस्तों, है ना। और वहीं यूरोप है, अमेरिका है दोस्तों, ये उच्च लेवल की जीवन यापन करते हैं दोस्तों। और भी गल्फ कंट्री है दोस्तों वो भी। लेकिन जब विकास की बात चलती है तो सबसे पहले यूरोप, और सबसे अंत में अफ्रीका है, ठीक है दोस्तों। आगे क्या कह रहे हैं, तो आगे कह रहे हैं कि फसलें उगाएं कभी कभी। हाँ, ये बता रहे थे कि लेकिन सबसे पहली सभ्यताएं कहाँ पैदा हुई थी दोस्तों? तो सबसे पहले सभ्यताएं अफ्रीका महाद्वीप में ही पनपी थी, ठीक है दोस्तों। अब आगे यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने छोड़ा था। एवं खजूर के पेड़ फसलें उगाती, कभी कभी यह मरुधान असामान्य रूप से बड़ा भी हो जाता है। ये जो मरुधान है दोस्तों, ये असामान्य रूप से बड़ी भी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि धीरे धीरे वो लोग वहाँ पे खेती बाड़ी करने लगते हैं, और मतलब वो वहाँ पे खेती बाड़ी करते करते वो अन्य क्षेत्रों को भी कब्जा कर लेते हैं। यानी अन्य जो सूखा पड़ा है, वो बंजर जो भूमि है, वहाँ पर भी खेती करने लगते हैं। इस तरह से वो क्षेत्र बड़े होते जाते हैं, ठीक है। हम लोगों ने भी तो जंगलों को काट काट कर खेती करना शुरू किया है, तो हमारा रहने का आवास भी तो काफ़ी बड़ा और चौड़ा होते जा रहे हैं क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि मोरक्को में
टेफिला लेट मरुधान ऐसा ही एक विशाल मरुधान है दोस्तों। टेफिला लेट दोस्तों जो मोरक्को में जो रेगिस्तान है, मोरक्को के रेगिस्तान में जो टेफिला लेट मरुधान है दोस्तों, ये इसी प्रकार का एक उदाहरण है दोस्तों, मानव के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है दोस्तों। और शुरू में होगा, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे लोग रहने लगे और धीरे धीरे वो विकसित होता गया और वो वहाँ पे खेती बाड़ी करने लगे। ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि जो लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है दोस्तों। ये देखिए टेफिला मरुधान है दोस्तों, ये 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लंबा चौड़ा होगा ये मरुद्यान। ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है। हाँ, आगे यहाँ पे ये देखिए गैस कार्य में नौकरी ढूंढ लगी। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब देखिए शब्द की उत्पत्ति, देखिए ये शब्द की उत्पत्ति है क्या है, शब्दावली इसको देखती है। लद्दाख शब्द में 2 शब्दों से बना है दोस्तों। लद्दाख शब्द जो दोस्तों है, ये चाइना का क्षेत्र है दोस्तों। चाइना और हमारे भारत में भी है ये दोस्तों। तो लद्दाख क्षेत्र हमारे भारत से भी लगता है दोस्तों, है ना। कुछ हिस्सा हमारा भारत का भी है, लेकिन चाइना उस पर भी मतलब का कब्जा किए बैठा है। क्या करें, हमारे भारत की ये थोड़ा भारत की सरकार सोचती है क्या करना है, ले जाने दो, उसमें कुछ पैदा तो होता ही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो लद्दाख शब्द 2 शब्दों से बना है। ला ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा और तथा दाख का अर्थ है देश। ठीक है दोस्तों। तो पर्वतीय दर्रे में जो देश बसा है उसको लद्दाख कहते हैं। ठीक है, ला धन दाख। ठीक है, तो लद्दाख। ठीक है, ये संधि विच्छेद करेंगे तो उसी प्रकार से निकल आएगा ये शब्द। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। ठीक है दोस्तों, अब ठंडी रेगिस्तान के बारे में बता रहे हैं। जो ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख, उसके बारे में बात चल रही है। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एवं ठंडा रेगिस्तान है दोस्तों। ये चित्र 9.4 में अपन देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये देखिए ये 4.9 चित्र है दोस्तों। यहाँ पर ये लद्दाख के बारे में बता रहे हैं। यहाँ लद्दाख है दोस्तों। जम्मू एवं कश्मीर से पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एवं ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, चित्र 9.4। आगे कह रहे हैं इसके उत्तर में काराकोरम पर्वतीय श्रेणियां हैं। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है दोस्तों। इसके दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणियां हैं दोस्तों, पर्वत श्रेणियां हैं। इसके उत्तर में काराकोरम, क्या कह रहे हैं, इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। कह रहे हैं लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं दोस्तों। लद्दाख से जो बहकर जो नदियां बहती हैं वो अनेकों नदियां हैं दोस्तों, है ना, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है दोस्तों। ये लद्दाख से ही सिंधु नदी बहती है। ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखड्ड को गॉर्ज बोलते हैं जिसमें दोस्तों इंग्लिश में। ठीक है, गॉर्ज का निर्माण करती हैं दोस्तों। ये जो नदियां हैं तो ये क्या करती हैं, ये गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं और महाखड्डों का निर्माण करती हैं। ठीक है दोस्तों। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे ग्रेंगी हिमानी दोस्तों, है ना, एक उदाहरण दिया गया है ग्रेंगी हिमानी। ठीक है, तो लद्दाख में ही ग्रेंगी हिमानी है। ठीक है, आगे कह रहे हैं ये जो सिंधु नदी यहीं से निकली हुई है। ठीक है दोस्तों, लद्दाख से। आगे कह रहे हैं कि ये जो लद्दाख में अनेक हिमानियाँ होती हैं, हिमानी नदी होती हैं, वो ग्रेंगी का निर्माण करती हैं। ग्रेंगी एक हिमानी होती है। ठीक है दोस्तों, हिमानी। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि लद्दाख की ऊंचाई कारगिल से लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम से 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। तो जो लद्दाख की ऊंचाई है दोस्तों कितनी है, लगभग कारगिल में कितनी है तो 3,000 मीटर ऊंचाई है और काराकोरम में कितनी है तो 8,000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों। तो काराकोरम का जो दर्रा है दोस्तों, दर्रा तो एक 2 पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र माना जाता है, गलियां है ना। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर काराकोरम में कितनी है लद्दाख की ऊंचाई तो 8,000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई है। ठीक है, अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क है दोस्तों। अधिक ऊंचाई के कारण क्या है दोस्तों, यहाँ की जलवायु शीतल और शुष्क है दोस्तों। ठंडी है लेकिन शुष्क है दोस्तों। शुष्क यानी कि वहाँ नमी नहीं है। ठीक है दोस्तों, नमी की मात्रा बिल्कुल नहीं है।
अगर किसी चीज़ में नमी होगी तो वो शुष्क नहीं कहलाएगी, ठीक है दोस्तों। नमी रहित चीज़ को ही शुष्क कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और शीतल यानी कि ठंडा। यह तो जल यहाँ का क्षेत्र क्या है, तो अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होता है, ठीक है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है दोस्तों। इस इतनी ऊंचाई पर, इस ऊंचाई पर वायु की परत जो होती है पतली होती है, मतलब वायु विरल होती है ना। विरल वायु होती है, आप समझ रहे होंगे। इतनी मतलब घनी वायु नहीं होती। ऑक्सीजन लेने में यहाँ पे समस्या महसूस होती है, यानी दिक्कत होती है, ऑक्सीजन नहीं ले पाते हम लोग, है ना। कोई भी जाए, यदि हम लोग क्या कोई भी जाए तो ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है। इसलिए पर्वतारोहियों को क्या करते हैं, सिलेंडर का मतलब उपयोग करना पड़ता है पर्वतों पर जाने के लिए। आप समझ रहे होंगे क्या कह रहे हैं, ठीक है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जब ऊंचाई की ओर जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ी वायु तेज तेज चलेगी, लेकिन धीमी धीमी, मतलब कम चलेगी, मतलब विरल हो जाएगी, है ना। विरल वायु चलेगी और तेज चलेगी, ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि यहाँ पे सूर्य की किरणों को अधिक महसूस किया जा सकता है। क्यों किया जाता है, कि क्योंकि वायु की जो परतें होती हैं उनकी वजह से सूर्य की किरणों को वहाँ तक आते आते रोका जा सकता है। लेकिन जब उतनी ऊंचाई पर जब जाएंगी तो सूर्य की किरणें हमें अधिक महसूस होंगी, अधिक गर्मी लगेगी दोस्तों, है ना। जैसे कि हम आपको उदाहरण देते हैं कि अगर हम ज़मीन पर खड़े होंगे तो हमें धूप धूप कम लगेगी। यदि हम वही छत पर खड़े हो जाते हैं तो और अधिक लगती है। वही हम 4 मंजिल की छत पर खड़े होंगे तो और अधिक लगेगा। वही हम किसी 20 मंजिल की इमारत पर कहीं खड़े होंगे तो वहाँ और भी अधिक धूप लगेगी। तो ये होता ही है, ऊंचाई पर जाते जाते धूप अधिक महसूस होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, कम होती जाती है, ठीक है दोस्तों। और कह रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, हाँ इतना ही है। और आगे कह रहे हैं कि अत्यधिक अत्यधिक गर्मी महसूस होती है, ठीक है। यहाँ तक था। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है दोस्तों। लगभग 2-3 डिग्री के आसपास रहता है तापमान, ठीक है दोस्तों। और गर्मियों में, ठीक है दोस्तों, 2 या मतलब 5 तक कह सकते हैं दोस्तों, है ना। मतलब कुछ ही सेल्सियस अधिक होता है, ठीक है। 0 डिग्री तक चला जाता है गर्मियों में, रात्रियों में। दिन में तो लगभग 5 है, 10 है, ऐसा रहता होगा, ठीक है। आगे कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं कि अधिक होता है। एवं रात में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी चला जाता है दोस्तों। रात में यहाँ पर क्या होता है, अत्यधिक ठंडा हो जाता है ये क्षेत्र। 0 से भी 30 डिग्री नीचे तापमान चला जाता है ना। आगे कह रहे हैं शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है दोस्तों। क्या कह रहे हैं, शीत ऋतु में ये जो क्षेत्र है बर्फीला और ठंडा हो जाता है। बर्फ शीत ऋतु में यहाँ बर्फ गिरने लगती है दोस्तों, और ये क्षेत्र दोस्तों बहुत ठंडा हो जाता है। हम यहाँ पे शीत ऋतु में जाना बहुत मतलब पसंद नहीं करते, कहने का तात्पर्य है। गर्मियों में हमें इन क्षेत्रों में जहाँ टूरिस्ट लोग आते जाते हैं, और शीत ऋतु में कोई भी टूरिस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा इन क्षेत्रों में। अगर जाने वाला बहुत ही शौकीन होगा वो ही जाएगा। जाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है दोस्तों, काफ़ी लोग टूरिस्ट लोग जाते हैं इन क्षेत्रों में भी, सर्दियों में भी जाते हैं, कोई अपवाद नहीं है। लेकिन कम, गर्मियों में अधिक जाते हैं, है ना। आगे कह रहे हैं तापमान लगभग हर समय 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। कब रहता है, तो सर्दियों में, है ना। सर्दियों में यहाँ पे लगभग तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि वैसे भी वो क्षेत्र ठंडे हैं, है ना। और जब सर्दियाँ पड़ेंगी तो तापमान और जाएगा नीचे, है ना। इसलिए चूंकि यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। वृष्टि छाया क्षेत्र किसकी कहते हैं दोस्तों, तो हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र इसे कहते हैं। जैसे कि हिमालय पर जो हिमालय की जो जो सूर्य की किरणें होती हैं इन क्षेत्रों में पहुंचती नहीं हैं, और हिमालय की ओट बनी रहती है। जैसे कि मान के चलिए हम किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं तो हमें हमारे ऊपर पेड़ की छाई है ना, छाया है, सूर्य की किरणें हमारी तब तक नहीं आती, और हमें मतलब धूप नहीं लगती, ठीक है। इसी चीज़ को बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है दोस्तों, छाया क्षेत्र, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में हिमालय की वजह से इन क्षेत्रों में धूप नहीं पहुंचती है ना, इस वजह से। और अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, यानी कि जब सूर्य की किरणें नहीं पहुँच रही और वर्षा भी अधिक नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, तो जब मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। वर्षा देखिए अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा कि हवाओं से बारिश होती है तो वो बारिश तिरछी हो जाती है, बारिश की बूंदें तिरछी गिरती हैं, और इसी वजह से शायद वो उन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। तो कह रहे हैं अतः यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ तो हमने ये थोड़ा इसको देख ले। क्या आप जानती हैं पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। कह रहे हैं कि जो पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान है दोस्तों, वो उसका नाम द्रास है, ठीक है दोस्तों।
वो लद्दाख में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, लद्दाख में स्थित है। आगे कह रहे हैं कि अतः यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इन चित्रों के बारे में बताया जा रहा था, हमने अभी देखा भी था। ठीक है, अभी कहाँ, सॉरी, मैं ये थोड़ा मैंने तो कुछ पल के लिए ऊपर ये देखा था, फिर हमने ऐसे नीचे कर दिया था क्योंकि हमें पढ़ना था ऊपर। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि ये देखिए, ये चाइना है इधर, इसको हमें मतलब नहीं देखना, ये थोड़ा बदमाश देश है ना। बदमाश नहीं कह सकते, बदतमीज है। और ये इधर पाकिस्तान है, ये भी बदतमीज देश है ना। बदतमीज नहीं कह सकते, यहाँ की पॉलिटिक्स है दोस्तों वो गंदी है। वहाँ पे सेना का शासन है, और सेना दोस्तों मतलब अपने जो युद्धों में हार जाता है हमारे देश से, तो वो फिर उसका बदला लेने के लिए आतंकवादी घटनाएं करता रहता है। वो आतंकवादियों को सपोर्ट करता है ना, पाकिस्तान और चाइना, ये दोनों ही देश। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, ये गिलगित है। ठीक है, पाकिस्तान में मतलब में भी यही कुछ हिस्सा, और ये हमारे भारत में भी है। ठीक है, मतलब कब्जे पाकिस्तानी मतलब ऐसी मतलब चोरी से अपने मतलब क्षेत्र में मिला रखा है, बाकी हमारे हिंदुस्तान में ये शामिल है। ठीक है, ये देखिए सियाचिन है, यहाँ हमारे वीर योद्धा, भारतीय योद्धा है जो, ठीक है, कमांडोज यहाँ पर हमेशा ड्यूटी देती है। सीआरपीएफ, सॉरी, ये वो आईटीबीपी की, और भी आर्मी की जवान भी हैं दोस्तों, बीएसएफ के जवान भी हैं दोस्तों, और अन्य फोर्स हैं दोस्तों। ठीक है, तो वो मुख्यतः यहाँ पे आईटीबीपी के जवान यहाँ पे ड्यूटी देते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए इंडस नदी है दोस्तों, इंडस इसे सिंधु नदी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सियूक नदी है दोस्तों। ठीक है, ये सियूक नदी इसी में मिली हुई है दोस्तों। हाँ, ये देखिए सिंधु नदी। ठीक है, ये यहाँ से तिब्बत से निकल कर जाती है। देखिए यहाँ पे ये पाकिस्तान में जाती है। ठीक है दोस्तों, ये पाकिस्तान में लंबी अधिक बहती है, और हमारे हिंदुस्तान में कम बहती है। ठीक है, ये देखिए तेहरा गोम पास है दोस्तों, ये कोई पास है। ये देखिए ये ठंडी क्षेत्र है, ये नीले नीले डॉट्स दिख रहे हैं, ये ठंडी क्षेत्र है। ये देखिए ये नीले 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 डॉट्स है ना, ये ठंडे क्षेत्र है दोस्तों, है ना। आगे कह रहे हैं कि ये लद्दाख है, ये पूरा लद्दाख ही क्षेत्र है, ये कारगिल है दोस्तों। ये यहाँ पे युद्ध हुआ था दोस्तों पाकिस्तान के साथ, तो हम लोगों ने मतलब हमारे वीर योद्धाओं ने पाकिस्तानों को मतलब धूल चटा दी थी। ठीक है दोस्तों, धूल चटा देना का मतलब ये है, हरा दिया था। ठीक है, वहाँ पे धूल नहीं, मतलब चढ़ाई दी थी, धूल ही चढ़ा दी थी, मतलब सारी मार दिए गए, तो वो मिट्टी में पड़े पड़े क्या धूल ही चाट रहे होंगे ना। आगे देखते हैं क्या, ये श्रीनगर है। ये देखिए ये राजधानी है दोस्तों जम्मू कश्मीर की। ठीक है दोस्तों, पहले वैसे दो राजधानी है जम्मू कश्मीर की, दूसरी राजधानी जम्मू हो जाती है, और ये श्रीनगर गर्मियों में श्रीनगर हो जाती है, और सर्दियों में जम्मू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आप ये बात हमेशा याद रखें। ये जूजिला पास है दोस्तों। ठीक है, सियोक, ये तो नदी है दोस्तों, सियोक ये जगह है दोस्तों। ठीक है, ये लद्दाख से रेडी है दोस्तों ये। ठीक है, हाँ, आगे देखिए ये तिब्बत यहाँ तक फैला हुआ है। ये रोहतांग पास है, ये बारालाचा पास है दोस्तों, ये थोड़े पास है। ठीक है, ये इधर हिमाचल प्रदेश आ गया नीचे। ठीक है, तो ये पूरा लद्दाख का क्षेत्र। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ क्या है। तो ये थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम मेन चीज़ पर आते हैं। क्या आप जानते हैं लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। लद्दाख को क्या कहते हैं दोस्तों? खापा चान। आप आपने ये कहीं नहीं सुना होगा, तो अब ये आप याद रखें दोस्तों ने, खापा चान यानी कि लद्दाख। ठीक है, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि, मतलब बर्फ़ की भूमि, बर्फ़ का प्रदेश, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ चुके हैं दोस्तों। हाँ, भूमि। हाँ, तो मुसीबत में 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, सॉरी, यहाँ पे ये क्या कह रही थी, ये मैंने ये देखा नहीं। अतः यहाँ वर्षा बहुत बहुत ही कम होती है। ठीक है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। 10 सेंटीमीटर कितनी होती है दोस्तों? 10 सेंटीमीटर वर्षा ना के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, तो लद्दाख में वर्षा ना के बराबर होती है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है दोस्तों। यहाँ पर जो जो क्या है, जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र दोस्तों क्या है, यहाँ पे बर्फीली हवाएं चलती हैं दोस्तों कभी कभी, और कभी कभी दोस्तों सूर्य की गर्मी से जो तेज जो हवा गर्म हो जाती है, उसकी गर्म हवाएं चलती हैं दोस्तों। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, यहाँ पर गर्म हवाएं भी चलती हैं और ठंडी हवाएं भी चलती हैं। ठीक है, वो मौसम पे डिपेंड करता है, गर्मियों में गर्म हवाएं चलती होंगी, सर्दियों में ठंडी हवाएं चलती होंगी, है ना, ऐसा होता है। बरसात में 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है मुश्किल से। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हों, तो आप एक समय
पर ही ऊष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकती हैं। क्या कह रहे हैं कि यदि आप ऐसे बैठ जाएं कि आपकी पैर कैसी हो, छाया में हो, आपकी पैर छाया में हो, तो आप एक ही समय में दोनों चीज़ें महसूस कर सकती हैं। क्या क्या महसूस कर सकती हैं? सर्दी गर्मी दोनों महसूस कर सकती हैं एक ही जगह पर, है ना। आप एक समय एक साथ एक ही समय में ऊष्माघात यानी कि ऊष्मा यानी कि गर्मी और तुषार यानी कि ठंड, ये दोनों चीज़ों को महसूस कर सकते हैं और ग्रसित भी हो सकते हैं, यानी कि उससे मतलब उससे प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, ये कहने का तात्पर्य है। आगे कह रहे हैं वनस्पति जात एवं प्राणी जात, ये दोस्तों पढ़ लिया था, फिर भी ऊपर दोबारा आ रहा है यहाँ पर। ये हाँ, ये मतलब वो मरुस्थलों के बारे में पढ़ा था, ये शीत मरुस्थलों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर वनस्पति और प्राणी जातों की देखते हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात यानी कि यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, और प्राणी जात यानी कि जीव जंतु यानी प्राणी। ठीक है, जात में वो सब आ जाती हैं, सभी जीव जंतु सभी, ठीक है। और प्राण वनस्पति जात में सभी प्रकार की वनस्पतियाँ आ जाती हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ पे जो उच्च शुष्कता है दोस्तों, हाई लेवल की शुष्कता है, यानी कि यहाँ पे नमी नहीं है, उसकी वजह से क्या पाया जाता है, तो यहाँ विरल वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। विरल यानी कि कहीं कहीं थोड़े पौधे इधर हैं, थोड़े पौधे उधर हैं, थोड़े पौधे उधर हैं, ऐसी मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पर, मतलब दूरी पर। ठीक है दोस्तों, विरल, घनी नहीं, जैसे कि घनी वन पाई जाती है कहीं किन्हीं क्षेत्रों में, ऐसा नहीं, दूर दूर पर। यहाँ पर जानवरों की चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं दोस्तों, हर जगह मतलब घास की मैदान नहीं है, कहने का तात्पर्य है, और घनी जंगल नहीं है दोस्तों, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत यानी कि बिल्लू एवं पॉपुलर की उपवन देखी जा सकती हैं दोस्तों। सरपत दोस्तों सरपता होता है दोस्तों, आपने कभी देखा होगा गाँव में जाकर, जो रास्ते होती हैं, रास्तों के किनारे पर लगी होती हैं, वो पाया जाता है सरपत। ठीक है, जिसे बिल्लू कहती हैं। और पॉपुलर की उपवन दोस्तों, पॉपुलर मैंने भी नहीं सुना, पॉपुलर आगे देखने को मिलेगा शायद यहीं कहीं क्षेत्र में, तो बताएंगे। पॉपुलर की उपवन देखी जा सकती है। ग्रीष्म ऋतु में सेब है, गर्मियों में बता रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु में सेब है, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं दोस्तों। मतलब पल्लवित होने का तात्पर्य ये है कि पाई जाती है, यानी कि उगती है। ठीक है दोस्तों, फलती फूलती है। ठीक है, आप ऐसे समझ रहे होंगे, वही बता रहे हैं, समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या क्या है, सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। क्या कह रहे हैं, लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां नजर आती हैं ना, आएंगी भी क्यों नहीं, कि यहाँ पे हर क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जीव जंतु पाए जाते हैं, तो वहाँ पर वो पाई जाती है ना। ठीक है, जो अलग यहाँ पे पाई जाती होंगी, हो सकता है वो कहीं और ना पाई जाती हो, हाँ। लेकिन वो आती जाती तो रहती हैं, मौसम के प्रभाव को वो भी महसूस करती हैं जीव जंतु, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं, इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेबेन एवं हुप यहाँ पाई जाने वाली सामान्यतः पक्षी हैं दोस्तों। ये देखिए, ये यहाँ की प्रमुख पक्षियों के नाम बताए जा रहे हैं। तो रॉबिन है, रेड स्टॉट है, तिब्बती स्नोकॉक है दोस्तों, रेबेन, जी रॉबिन था, ये रेबेन है। ठीक है दोस्तों, रेबेन, और ये हुप है। ठीक है, ये पक्षियों के नाम है। आप इनके चित्र देखना चाहें तो दोस्तों आप गूगल से सर्च करके इनको देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप एक्साइटेड हो इनको देखने के लिए। ठीक है, वैसे कोई ज़रूरत भी नहीं है। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं दोस्तों, प्रवासी पक्षी उन्हें कहते हैं दोस्तों, जो मौसम के हिसाब से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि गर्मियों में जैसे जैसे कोई पक्षी है, गर्मियों में उसे ठंडे इलाके में जाना है, तो गर्मियों में ठंडे इलाके में चला जाएगा, फिर उधर गर्मी पड़ेगी तो वो फिर अपने ठंडे इलाके में आ जाएगा, है ना। तो वो मतलब होता रहता है। ठीक है, तो ये प्रवासी पक्षी होते हैं, जो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं, अपनी मौसम को अपनी अपनी मतलब स्वास्थ्य को देखकर, और अपने मौसम के हिसाब से आते जाते रहते हैं। आप समझ रहे होंगे क्या कह रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है, क्या आप जानते हैं चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है दोस्तों। क्या है, चीरू या तिब्बती एंटीलोप, ये विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूस नामक इसके ऊन के लिए होता है दोस्तों, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है दोस्तों। ये चीरू और तिब्बती एंटीलोप, ये जो जीव है, इसका शिकार किस लिए किया जाता है, तो शाहतूस
शाहतूत, ये सहतूत नहीं है, सहतूत दोस्तों पेड़ होता है उसमें फल लगती है सहतूत नाम की, ठीक है दोस्तों। ये शाहतूत नामक ये ऊन होती है जिसका उपयोग लोग बाग करते हैं, और ये ऊन बहुत उपयोगी होती है। किस लिए? तो ये वजन में बहुत हल्की होती है और अत्यधिक गर्म होती है दोस्तों। तो ये कीमती वस्त्रों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता होगा, महंगी महंगी वस्त्रों को बनाने में, है ना। आगे क्या कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ आते हैं। इसमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख में पशुओं की लद्दाख में पशुओं में जंगली बकरी है, जंगली भीड़ है, याक है एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाई जाती है दोस्तों। लद्दाख में क्या क्या पाया जाता है? तो देखिए, जंगली बकरी, जंगली भीड़, याक आपने देखा होगा दोस्तों। ये भैंसी सांड जैसा एक पशु होता है जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं दोस्तों। ये बहुत ही उपयोगी होता है उन लोगों के लिए, तिब्बती लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। उसका दूध भी पीते हैं, उसकी मतलब वो जो बालों का भी उपयोग करते हैं दोस्तों, उसकी खाल का उपयोग करते हैं, उसका मांस का भी उपयोग करते हैं, उसका एक एक अंग वो उपयोग में लेते हैं दोस्तों, है ना। तो ये विशेष प्रकार के कुत्ते भी पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के कुत्ते यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बालों वाले कुत्ते पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। उनका भी उपयोग करते हैं, उनका भी मांस खाते हैं बहुत से लोग यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। देखिए बोल रहे थे ना, यहाँ के दूध का उपयोग याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है दोस्तों। ये जो याक पशु है दोस्तों, ये इसका उपयोग बहुत अधिक करते हैं, और इसके दूध का उपयोग क्या करते हैं तो दोस्तों पनीर बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं दूध का, और दूध भी पीते होंगे, ठीक है। तो ये भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। तो जो भेड़ बकरियां हैं उनके बालों का उपयोग क्या करते हैं तो वस्त्रों को बनाने में किया जाता है, ठीक है। आगे कह रहे हैं लोगों के बारे में देख लीजिए। ये तो अपनी वनस्पति और जीव जंतु के बारे में पढ़ लिया, अभी ये लोगों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये देखिए, क्या आप जानते हैं? इसको पढ़ते हैं, थोड़ा अच्छा है ये। क्रिकेट का सबसे पहले बल्ला सरपत पिल्लू पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता था दोस्तों। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको मतलब ये परीक्षा में आए ना आए, लेकिन ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है ना। क्रिकेट का जो सबसे पहले बल्ला बनाया जाता था तो सरपत यानी बिल्लू पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता था, ठीक है। अभी क्वेश्चन आप किसी से पूछे तो हो सकता है बताए भी ना, लोग बता भी ना पाए ना। आगे देखते हैं लोगों के बारे में क्या है। क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? बिल्कुल पाते हैं दोस्तों। यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुस्लिम हैं या बौद्ध हैं, ठीक है दोस्तों। क्यों? क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर मतलब उन्होंने ही शासन किया था दोस्तों, मुस्लिमों ने काफ़ी लंबी समय तक शासन किया, और बौद्ध लोगों ने भी यहाँ पर मतलब ट्राइब्स को काफ़ी सपोर्ट की थी दोस्तों, है ना। इसलिए यहाँ के लोग यहाँ के जो ट्राइब्स थे दोस्तों, आदिवासी, वो या तो मुस्लिम बने, है ना, या फिर बौद्ध बने, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आगे कह रहे हैं वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपनी परंपरागत गोंपा के साथ स्थित हैं दोस्तों। यहाँ पे बौद्ध मठ भी हैं दोस्तों, क्योंकि बौद्ध जो भिक्षु थे दोस्तों काफ़ी मतलब समय तक बौद्ध के प्रभाव में रहे थे दोस्तों, है ना। तो ये बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी मठ हैं, तो वो क्या है, गोंपा परंपरागत गोंपा के साथ स्थित है दोस्तों। गोंपा क्या होता है इसको बता नहीं दोस्तों क्या है, ठीक है। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्सी, सी एवं लामा वीरू, ठीक है दोस्तों, ये नाम है उनकी, ठीक है, जो प्रसिद्ध बौद्ध मठ है तिब्बत में ना, लद्दाख में, ठीक है। चित्र 9.5 में देखें, ये देखिए 9.5 जो चित्र है दोस्तों इसमें बताया जा रहा है, ये देखिए, ये बहुत मठ होंगे दोस्तों, ठीक है। थिक्सी मठ है दोस्तों, ये थिक्सी मठ है, थिक्सी मठ, ठीक है, आपने देख लिया। अब आगे देखते हैं क्या है। तो ये ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलगम यानी सलगम बोलते हैं इसको, सलजम या सलगम एक ही बात है, की खेती करते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या? जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलगम की खेती करते हैं। अब देखिए, ग्रीष्म ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपनी आप को व्यस्त रखते हैं। मतलब ग्रीष्म ऋतु में इतनी अधिक कष्टकारी जीवन हो जाता है कि लोग खुद को व्यस्त रखते हैं ताकि गर्मी की ओर उनका ध्यान ना जाए, है ना। इतनी कष्टकारी होते हैं कि लोग अब धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं ताकि उनको गर्मियों का महसूस ना हो, है ना। और त्योहारों की प्रति उनका अधिक लगाव होगा तो वो गर्मी के प्रति उनका ध्यान नहीं जाएगा, या यूँ कहें कि गर्मी उन्हें महसूस नहीं होगी। और भी वजह हो सकती हैं, या हो सकता है कि उनका जो जो त्योहार है, अनुष्ठान है, उत्सव है, वो गर्मियों में ही पड़ती हों, है ना, ऐसा भी हो सकता है ना, गर्मियों के महीने में पड़ती हों, ठीक है। तो आगे आगे कह रहे हैं यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। यहाँ की जो महिलाएं होती हैं दोस्तों अत्यधिक परिश्रमी होती हैं, बहुत मेहनत करती हैं दोस्तों।
वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। वे क्या करती हैं? वे केवल घरों में काम नहीं करती, वे क्या क्या उसके अलावा क्या-क्या काम करती हैं? तो छोटे व्यवसाय भी करती हैं, छोटे-छोटे व्यवसाय जो वहाँ पे छोटा-छोटा व्यापार होगा, जो जो कुछ भी वहाँ पाया जाता होगा तो वो टूरिस्ट लोगों को बेचती होंगी और उनका छोटा-मोटा एक-दूसरे से लोगों को आपस में व्यापार पैसे के लिए या कुछ मतलब संसाधनों का वस्तु विनिमय भी करती होंगी। एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ देना है ना, ये वस्तु विनिमय कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये करती होंगी। आगे कह रहे हैं कि छोटी-छोटी दुकानें भी संभालती हैं, दुकानें भी होती हैं वहाँ पर, ठीक है? तो वो ये करती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है दोस्तों। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है, आपको मालूम होगा। ये सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली-भाँति जुड़ी हुई है दोस्तों। ये लेह है दोस्तों, लद्दाख की राजधानी वायु और सड़क मार्ग से भली-भाँति जोड़ दी गई है क्योंकि व्यापार का वहाँ पर भी चलन होने लगा है। ठीक है दोस्तों, सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली-भाँति जुड़ी हुई है। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। आगे कह रहे हैं राष्ट्रीय जलमार्ग ए सॉरी राष्ट्रीय राजमार्ग A1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों। ये एक ए ये किसको जोड़ता है? तो लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। कश्मीर घाटी कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? क्या आप हिमालय की कुछ अन्य दर्रों के नाम बता सकते हैं? तो आप बता ही सकते हैं। तो देखिए, तो आप बता सकते हैं या नहीं बता सकते तो आप मतलब आगे अध्यायों में पढ़ेंगे दोस्तों। एक एक चीज़ यहाँ पे मिलेगी आपको, कहीं भटकना नहीं है आपको। हर चीज़ आपको यहाँ पे एनसीईआरटी उपलब्ध कराएंगे दोस्तों। ठीक है, ये जिसकी इसको देखने के बाद हम आगे और दिखते हैं क्या है। तो कह रहे हैं कि मनाली लेह राजमार्ग चारों दर्रों से गुजरता है। रोहतांग, ठीक है, रोहतांग ला, बाड़ा लाचा ला, ठीक है, लुनगा लाचा ला एवं टंगलंग ला। ठीक है, यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है दोस्तों, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। तो ये जो राजमार्ग है दोस्तों, ये कौन सा, ये जो राजमार्गों के नाम दिए गए हैं ये कब खुलते हैं? तो ये जुलाई से सितंबर के बीच खुलते हैं दोस्तों। ठीक है, जब बर्फ को हटा दिया जाता है, जब बर्फ को हटा दिया जाएगा तभी ये राजमार्ग खुलती हैं। तो ये चित्र दिया गया है, ये बाड़ा लाचा दर्रा है। ठीक है दोस्तों, ला बोलते हैं यानी कि पास, ठीक है, या ला को ही दर्रा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जुलाई से सितंबर के बीच खुलती है। ठीक है, अब आगे यहाँ देखते हैं, ये यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है दोस्तों। यहाँ पे क्या मुख्य क्रियाकलाप है दोस्तों? तो टूरिस्ट लोग यहाँ पे अधिक आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत अजीब संस्कृति, मेले त्योहार वगैरह होते हैं, इसलिए लोग आना पसंद करते हैं दोस्तों। हम भी कभी जाने की सोच रहे हैं, कभी अगर वक्त मिला या मतलब कोरोना कम हुआ तो हम भी दोस्तों वहाँ घूमने जाएंगे और अपने दूसरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्किल के अलावा हाइकर मोजा हैज़ पर ये वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे दोस्तों। आप हमारे वो चैनल को भी देख सकते हैं, वो उसमें हमने वीडियो डाली है, आप उसमें हमारा फेस देख सकते हैं, हमारी शक्ल देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप उसको भी सब्सक्राइब करें, हमारी आपसे विनती है दोस्तों। ठीक है, हम दोस्तों हमने वो सबसे पहले वही चैनल बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि हमें दोस्तों घूमने का बहुत शौक़ है। हमने सबसे पहले अपने दिल में मतलब मन में क्या कहाँ जाने का प्लान बनाया था? तो दोस्तों नेपाल में। ठीक है, नेपाल के बाद हमने सोचा नेपाल के बाद तिब्बत जाएंगे, जम्मू कश्मीर में जाएंगे, हिमाचल प्रदेश जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, गोवा जाएंगे, गोवा, ठीक है, और भी अन्य स्थानों, केरल, तमिलनाडु, ये सब स्थानों को ना पूरा भारत का भ्रमण करना है मुझे। तो इसीलिए मैंने वो यूट्यूब चैनल बनाया था दोस्तों। तो मैंने अभी उस पर कुछ वीडियो नहीं डाल पाया हूँ मैं। क्यों? क्योंकि उसकी लॉकडाउन पड़ गया और लॉकडाउन में मैं कहीं जा नहीं सकता। मेरे घर वाले मुझे जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और मैं उनकी अनुमति के बिना कहाँ जा सकता हूँ दोस्तों, है ना। ठीक है, तो ये आगे देखिए दोस्तों, मैं अपने चैनल पर जल्द ही मतलब लॉकडाउन खुलते ही मैं कहीं घूमने जाऊँगा तो मैं अपने उस चैनल पर ज़रूर डालूँगा। ठीक है दोस्तों, जिसका नाम है हाइकर मोजा हैज़। ठीक है दोस्तों, तो हैज़ ज़रूर लगाना है, हाइकर मोजा हैज़, HIKER स्पेस MOJJA और हैज़। ठीक है दोस्तों, ये मेरे उस चैनल का नाम है, आप उसको भी सब्सक्राइब करें, आपसे विनती है दोस्तों प्लीज़। ठीक है, ये देखिए पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाखी महिलाएं दोस्तों, ये चित्र 9.6 है। ठीक है, ये कितनी मतलब हंस रही हैं, कितनी पारंपरिक ड्रेस पहनकर खुश हो रही हैं, कोई त्योहार वगैरह में शामिल हो रही होंगी। ठीक है, आगे देखिए क्या है। तो ये इसके बाद यहाँ पढ़ना है हमें। यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्रियाकलाप मुख्य क्रियाकलाप पर्यटक है। ये देश विदेश में अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं दोस्तों, पर विदेशी भी लोग आते हैं यहाँ, है ना। अब देखिए गोंपा दर्शन, घास के मैदानों, हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ की प्रमुख पर्यटक
देखने के लिए यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षित होते हैं दोस्तों। है कि यहाँ की जो गोपा दर्शन है, घास के मैदान है दोस्तों, हिम हिम नदियों की सैर है दोस्तों, उत्सव हैं, अनुष्ठान है दोस्तों, इन सबको देखने के लिए यहाँ पे पर्यटक लोग आते हैं और आकर्षित होते हैं ना। आगे कह रहे हैं कि आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ की जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है। क्या कह रहे हैं? आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ की जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आधुनिक लोग यहाँ को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ के लोग आधुनिक जो लोग होते हैं, मतलब आधुनिक स्थिति, आधुनिक क्रियाकलापों से लोग, यहाँ के भी लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर भी आधुनिकता देखने को मिलती है आज के दौर में। ठीक है, यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है दोस्तों। वो क्या कह रहे हैं कि आगे क्या कह रहे हैं कि ये यहाँ के लोगों ने क्या किया है कि प्रकृति के साथ समन्वय और संतुलन बनाकर रहते हैं दोस्तों। वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करते है ना। तो ये बोल रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि जल एवं ईंधन जैसी संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययिता से ही इसका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। तो दोस्तों कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो संसाधनों की कमी को महसूस करते हैं और इसीलिए वो इन अपने पर्यावरण के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करती और मित्रतापूर्वक व्यवहार करती हैं। ठीक है, और किसी भी चीज़ को व्यर्थ नहीं करते है ना। पेड़ पौधों को है ना, जल संसाधनों को है ना, और भी यहाँ पे जो कुछ भी पाया जाता है उसके साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करती हैं, उनको बर्बाद नहीं करती है ना। और आज हम लोग क्या करते हैं? हम लोग चीज़ों के साथ खिलवाड़ करते हैं, बर्बाद करते हैं, जल का दुरुपयोग करते हैं और पेड़ पौधों को बिना गैर जरूरी काट ही देते हैं। फल फूल को मतलब ऐसे ही बिना मतलब मर्जी के तोड़ देते हैं ना। तो ये मतलब हम लोग बर्बाद अधिक करते हैं सामानों को। ठीक है, प्रकृति के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। ये देखिए आगे देखिए, ये दोस्तों कक्षा 6 के छात्रों के लिए ये प्रश्न उत्तर है दोस्तों। मैं इनको नहीं देखना। ठीक है दोस्तों, ये उनके लिए उपयोगी है, हमारे लिए उपयोगी नहीं है। इसको हम छोड़ देते हैं, हर बार छोड़ते हैं, अभी भी छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये रेगिस्तानी खेल है दोस्तों, ये आप मतलब हमें नहीं खेलना, ये छोटे मोटे खेल हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये यहाँ पर ये उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। ठीक है, तो ये वीडियो दोस्तों पूरा हुआ। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल NCERT सर्कल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।